वेलकम टू एपी नोवन लिस्ट, जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। विनाशकारी सफलता, डेड विदाउट अ ट्रैंक्विल कॉप्स, अंडरस्टैंडिंग स्वॉर्ड इंटेंट। आर्यन एकल पत्थर पर आंखें बंद करके बैठा था, अपनी आभा को छिपाए हुए। वह प्रशिक्षण के एक महत्वपूर्ण क्षण में था, जहां बाहरी दुनिया की सभी इंद्रियां धीरे धीरे गायब हो गईं। समय बीतने के बाद उसकी धारणा एक एक करके वापस आई। उसकी आंखें अचानक खुल गईं। दो तलवार ऊर्जा उसके आंखों से निकली। टकराव, उसने तलवार खींची और झटका दिया। सामने का झरना अचानक दो टुकड़ों में टूट गया। तलवार ऊर्जा के लगातार टक्कर से झरने का ऊपरी खंड अदृश्य तलवार आभा द्वारा अवरुद्ध हो गया था। आर्यन ने शांत होकर कहा, मुझे अंततः समझ आ गया। यह अफसोस की बात है कि मैं अभी भी एक कदम दूर हूँ। मैंने जो समझा है उसे केवल आधा कदम स्वॉर्ड इंटेंट माना जा सकता है। उसने तलवार निकाली और कपड़े बदल लिए। आर्यन ने फैसला किया, मैंने झाओ परिवार के कुल 133 सदस्यों को मार डाला है। अब झाओ परिवार के पास जनशक्ति की कमी है और अब पलटवार करने का समय है। पलटवार। आर्यन ने जल्द ही 7 लोगों की एक टुकड़ी खोज ली, जो झाओ परिवार के सदस्य थे। उनका नेता एक सिग्नल फ्लेयर निकालने ही वाला था, जब बिजली की तेजी से एक तलवार ऊर्जा निकली। फुफकार। नेता का हाथ कट गया। आर्यन तलवार के साथ 7 पुरुषों की ओर दौड़ा। 7 वार के बाद 7 पुरुष मर गए। सिग्नल फ्लेयर को देखकर आर्यन ने आश्चर्य से कहा, एक सिग्नल फ्लेयर? झाओ परिवार इतना मूर्ख नहीं है ना? झाओ परिवार की 7 या 8 टुकड़ियां लड़ाई की आवाज सुनकर एक एक करके पहुंची। एक और टुकड़ी का सफाया हो गया। उनके चेहरों पर अनियंत्रित डर फैल गया। झाओ परिवार के ग्रैंड एल्डर 9वें स्तर का क्यूई सघनता ने उन्हें पीछा करने के लिए मजबूर किया। ग्रैंड एल्डर से लड़ाई। ग्रैंड एल्डर अकेले ही मूल स्थान पर रह गया। उसने आर्यन को एक पेड़ पर छिपा हुआ देखा और दहाड़ मचाई, कौन? आर्यन ने उतरकर कहा, तुम्हारी इंद्रियां काफी तेज हैं। ग्रैंड एल्डर ने आर्यन को पहचाना और उसके हाथ में जादुई कलाकृति एजियोर डायमंड स्वॉर्ड को देखकर लालच से भर गया। ग्रैंड एल्डर ने हमला किया। पर्वत विखंडन हथेली, माउंटेन स्प्लिटिंग पाम। शक्तिशाली हथेली की छाप आर्यन पर उतरकर हमले को दबाने लगी। धमाका। जमीन टूट गई और एक विशाल गड्ढा बन गया। ग्रैंड एल्डर ने मान लिया कि आर्यन मर चुका है और हंसने लगा। उसने आध्यात्मिक तलवार की तलाश में गड्ढे में झांका। तभी एक ठंडी रोशनी उसकी आंखों में बढ़ गई। आर्यन शालीनता से प्रकट हुआ। उसने झटके से तलवार घुमाई। टकराव। ग्रैंड एल्डर की तलवार टूट गई। फुफकार। ठंडी रोशनी चमकी। ग्रैंड एल्डर की गर्दन से खून की धार निकल गई। ग्रैंड एल्डर ने हकलाते हुए कहा, तुम अभी भी जीवित हो और तुम्हारी तलवार ये बहुत तेज है। मुझे अब याद आया, ये स्वॉर्ड इंटेंट है। आर्यन ने शांत रहकर कहा, मुझे लगा कि तुम कुछ चालें चल सकते हो, लेकिन लगता है मैंने तुम्हें अधिक महत्व दिया। ग्रैंड एल्डर मर गया। झाओ परिवार के योद्धा जल्दी से लौट आए। आर्यन को चारों ओर से घेरने के लिए समूह जल्दी से पहुंच गए। आर्यन ने अपने पैरों से जमीन को छुआ और उत्तर की ओर तेजी से निकल गया। वह अभी भी झाओ परिवार के मुखिया और उनके सभी विशेषज्ञों से घिरना नहीं चाहता था। झाओ परिवार के मुखिया झाओ हेलोंग बाद में पहुंचे और 7 लोगों को मृत पाया। उन्होंने आंखें मीचकर कहा, चोरों को हर कीमत पर मार डालो। कुकिंग नाइफ। झाओ परिवार पर हमला, अटैकिंग द चाओ फैमिली। ग्रैंड एल्डर की मौत। कट। एल्डर का सिर लुढ़क गया। पीछे से एक चीख आई। आर्यन ने मुड़कर देखा। पहुंचने वाले लोगों का एक समूह स्तब्ध खड़ा था। ग्रैंड एल्डर मर गया। ग्रैंड एल्डर की मृत्यु ने उन्हें भयानक सदमा पहुंचाया। आर्यन ने उनकी ओर देखा, आंखों में हत्या का इरादा झलका। तुम लोग वास्तव में तेज हो। तुम सही समय पर आए हो। मैं तुम सभी को एक बार में निपटा दूंगा। तलवार घुमाकर उसने 3 लोगों को एक झटके में सिर कलम कर दिया। धमाका। तलवार के वार से पृथ्वी टूट गई। तलवार की पहुंच में आने वाले झाओ परिवार के सभी योद्धा टूटकर एक खूनी धुंध बन गए। आर्यन ने ठंडी आंखों और उबाल मारते क्रोध के साथ कहा, आज तुम सब मरोगे। वह भीड़ में दौड़ा और अपनी तलवार से जल्दी से एक के बाद एक जीवन काटने लगा। झाओ परिवार के योद्धा खरपतवार की तरह कट रहे थे। कुछ ही देर में केवल थोड़ी संख्या में झाओ परिवार के योद्धा ही भागने में सफल रहे। बाकी सब मर गए। 200 से अधिक झाओ परिवार के सदस्य आर्यन के हाथों मारे जा चुके थे। झाओ परिवार बुरी तरह कमजोर हो गया था। आर्यन नहीं रुका। झाओ परिवार का मुखिया अभी भी जिंदा था। अगर तुम जड़ से घास नहीं काटोगे तो वे वसंत की हवा में वापस उगाएंगे। फ्लोइंग लाइट सिटी में अफवाहें। फ्लोइंग लाइट सिटी में हर जगह अफवाहें फैल गईं।
झाओ परिवार के मार्शल कलाकारों का बड़ा हिस्सा तियानेयुआन पर्वत में मारा गया था। युवा स्वामी और कई बुजुर्ग भी मारे गए थे। हर कोई झाओ परिवार के मुख्यालय में दौड़ने लगा। झाओ परिवार के मुखिया से मुलाकात। झाओ परिवार के मुख्यालय में झाओ हेलोंग गुस्से में उछल पड़े, क्या ग्रैंड एल्डर और बाकी सब मर गए? एक नीचे खड़े व्यक्ति ने कांपते हुए आवाज में खबर दी। डर से घबराया हुआ व्यक्ति भागने की गुहार लगा रहा था। मुखिया, चलो भाग चलें। वह चोर हमें नहीं छोड़ेगा, वह निश्चित रूप से आएगा। झाओ हेलोंग ने नफरत से मेज पर हाथ मारा। अगर वह आने की हिम्मत करता है तो मैं उसके सिर का इस्तेमाल अपने कुल के मृतकों की आत्माओं को शांत करने के लिए करूंगा। उनके शब्द मुश्किल से ही पूरे हुए थे। फुफकार, एक दबी हुई आवाज आई। नीचे खड़ा व्यक्ति अपने भान के बीच से खून बहता हुआ जमीन पर गिर गया। झाओ हेलोंग ने दरवाजे पर खड़े युवक को देखा। आर्यन ने शांत रहकर झाओ हेलोंग को घूरते हुए कहा, मैंने सुना कि तुम मेरे सिर का इस्तेमाल मृतकों की आत्माओं को शांत करने के लिए करना चाहते थे, इसलिए मैं आ गया। झाओ हेलोंग ने तुरंत आर्यन को पहचान लिया। नफरत से उसकी आंखें लाल हो गईं। हत्यारे को अपने दरवाजे पर देखकर वह भड़क उठा। क्यूई सघनता क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर से सीधा टकराव। ए हेड ऑन क्लैश विद द पीक ऑफ द 9th लेवल ऑफ द ची कंडेंसेशन रेल्म। पहले वार का झटका। आर्यन ने झाओ हेलोंग को घूरकर देखा और अपनी एजियो डेमन स्वॉर्ड निकाली। उसने पूरी शक्ति के साथ पहला वार किया। बाहर तलवार ऊर्जा में अपार विनाशकारी शक्ति थी। हवा को चीरती हुई तलवार ऊर्जा नीचे आई। झाओ हेलोंग चौंक गया। उसने अपने हाथों के बीच सघन पानी जैसी आध्यात्मिक शक्ति जुटाए और हमला किया। पर्वत विखंडन हथेली, माउंटेन स्प्लिटिंग पाम। धमाका। तलवार ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति की हथेली की छाप टकरा गई, जिससे भवन टूट गया और ईंटें गिर गईं। तलवार ऊर्जा टूट गई, लेकिन बची हुई तलवार ऊर्जा ने झाओ हेलोंग के चेहरे पर एक छोटा घाव कर दिया। झाओ हेलोंग क्रोधित हो गया। धिक्कार है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह पहाड़ों को तोड़ने वाली हथेली का दूसरा वार लेकर आया। स्वॉर्ड इंटेंट का प्रदर्शन। आर्यन की आंखें तेज थीं और उसके शरीर से एक अदृश्य आभा निकल रही थी। वह आगे बढ़ा और एजियो डेमन स्वॉर्ड घुमाई। स्वॉर्ड इंटेंट से प्रेरित तलवार ऊर्जा एक पहाड़ की तरह बढ़ गई और आध्यात्मिक हाथ पर वार किया। हिस 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 हिस। आध्यात्मिक हाथ टूट गया और बिखर गया। बची हुई तलवार ऊर्जा बिजली की तेजी से झाओ हेलोंग की ओर गई। झाओ हेलोंग ने बदलते भाव से कहा, स्वॉर्ड इंटेंट, स्वॉर्ड इंटेंट। वह जल्दी से पीछे हट गया, हवा में आकृतियां छोड़ता हुआ। धमाका। तलवार ऊर्जा से धरती में एक विशाल दरार आ गई। झाओ हेलोंग ने दोनों तरफ से 2 पर्वत विखंडन हथेली के वार किए। आर्यन ने स्वॉर्ड इंटेंट सक्रिय करके अपनी तलवार घुमाई और दोनों हाथों को गिरा दिया। झाओ हेलोंग ने स्वीकार किया, स्वॉर्ड इंटेंट को समझने वाले तलवारबाज वास्तव में शक्तिशाली होते हैं, लेकिन तुम केवल क्यूई सघनता क्षेत्र के 6ठे स्तर पर हो। तुम्हारी कितनी आध्यात्मिक शक्ति बची है? आर्यन शांत था। डेवोरिंग हेवन एम्परर टेक्निक के कारण लड़ाई के दौरान भी उसकी आध्यात्मिक शक्ति हमेशा सुरक्षित स्तर पर थी। झाओ हेलोंग खुश था, यह मानकर कि उसने सही अंदाजा लगाया है। उसने हमलों की एक बौछार जारी की, जिससे आर्यन को सीधे टकराना पड़ा। 10 से अधिक टकराव के बाद झाओ हेलोंग के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने गलती महसूस की। आर्यन की हमला शक्ति बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई थी। इसके विपरीत झाओ हेलोंग की आध्यात्मिक शक्ति 20% से कम हो गई थी। झाओ हेलोंग हैरान था, असंभव, तुम्हारे पास अभी भी इतनी प्रचुर आध्यात्मिक शक्ति कैसे हो सकती है? आर्यन ने कटाक्ष किया, तुम मेरी आध्यात्मिक शक्ति का अनुमान कैसे लगा सकते थे? तुम्हारी योजना विफल होनी ही थी। अंतिम वार। आर्यन ने अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति एजियो डेमन स्वॉर्ड में संचारित की। झाओ हेलोंग को एहसास हुआ कि वह थककर मर जाएगा। बाहर घनी तलवार ऊर्जा उसकी ओर आई। झाओ हेलोंग ने अपनी पूरी शक्ति से पर्वत विखंडन हथेली का इस्तेमाल किया, लेकिन कम आध्यात्मिक शक्ति के कारण वह कमजोर था। तलवार ऊर्जा से टकराकर वह टूट गया। फुफकार। झाओ हेलोंग ने बड़ी मात्रा में खून उगला और उसकी छाती पर एक गहरा तलवार का घाव हो गया। झाओ हेलोंग ने आश्चर्य से देखा, अविश्वास डर में बदल गया। स्वॉर्ड इंटेंट उसके आंतरिक अंगों को फाड़ रही थी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो चुकी थी। असंभव, मैं झाओ हेलोंग हूँ, मैं यहाँ नहीं मरूंगा। उसने दहाड़ मचाए, अपने बचे हुए जीवन बल को भागने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने उसे कोई मौका नहीं दिया। एजियो डेमन स्वॉर्ड चमक उठी। आधा कदम स्वॉर्ड इंटेंट के साथ संयुक्त होकर अंतिम वार के लिए शक्ति जुटाई।
आदिम तलवार तकनीक दूसरा स्वरूप आकाश विखंडन स्लैश प्राइमोडियल स्वॉर्ड टेक्निक सेकेंड फॉर्म स्काई स्प्लिटिंग स्लैश हवा फटी स्याह तलवार आभा एक विशाल चमकदार ब्लेड में बदल गई जो स्वयं आकाश को काटने में सक्षम लगती थी। यह एक बहरा कर देने वाली दहाड़ के साथ आगे बढ़ी। झाओ हेलोंग ने निराशा से देखा। वह बहुत देर हो चुकी थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? झाओ परिवार तलवार आभा ने टकराया। केवल एक तेज भयानक आवाज आई। झाओ हेलोंग का शरीर हॉल के बाकी स्तंभों के साथ आकाश विखंडन स्लैश द्वारा दो पूरी तरह से सममितीय हिस्सों में कट गया। सन्नाटा छा गया। झाओ निवास के बाहर भारी भीड़ स्तब्ध थी। शक्तिशाली झाओ परिवार का मुखिया मर चुका था। आर्यन ने एजोर डेमन स्वॉर्ड म्यान में डाली। उसने झाओ हेलोंग की स्टोरेज रिंग उठाया, गहरी सांस ली और चला गया। वह अपने पीछे झाओ परिवार को खून से सराबोर खंडहर के रूप में छोड़ गया। पर्दा गिरता है। द कर्टन फॉल्स। हिस। ये कैसे संभव है? झाओ हेलोंग वास्तव में हार गया है। भीड़ हैरान थी। झाओ हेलोंग क्यों इस अघनता के 9वें स्तर का शिखर एक युवक से हार गया था? झाओ परिवार के योद्धाओं का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ समझदार योद्धा भागने लगे। रक्त ज्वलनकारी गोली। तभी भीड़ में किसी ने कहा, देखो झाओ हेलोंग ने क्या निकाला है। झाओ हेलोंग ने एक गहरे लाल रंग की गोली निकालकर सीधे अपने मुंह में डाल दी। बच्चे, तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। गोली पेट में जाते ही झाओ हेलोंग को उत्तेजक मिला हो जैसे। उसकी आभा तेजी से बढ़ने लगी। भीड़ फुसफुसाने लगी, ये रक्तज्वलनकारी गोली ब्लड बर्निंग पिल है। ये शक्ति को नाटकीय रूप से बढ़ाती है, लेकिन भारी कीमत चुकानी पड़ती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। आर्यन जानता था कि झाओ हेलोंग की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। समझदार व्यक्ति समय बीतने का इंतजार करता, लेकिन आर्यन का इरादा नहीं था। वह झाओ हेलोंग को अपनी तलवार के लिए एक परीक्षण विषय के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। झाओ हेलोंग ने गुस्से से कहा, बच्चे, तुम भागे नहीं। यह अप्रत्याशित है। उसे विश्वास था कि वह अब आर्यन को आसानी से मार सकता है। आर्यन शांत रहा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी देह से स्वॉर्ड इंटेंट विकिरण हो रहा था। टकराव। एजोर डेमन स्वॉर्ड में तीव्रता से दबाव वाली भयानक आभा इकट्ठी हुई। झाओ हेलोंग ने पूरी शक्ति से अपना हाथ सील किया और एक विशाल यंग शक्ति की छाप बनाई। आदिम तलवार तकनीक पहला स्वरूप पर्वतों को हिलाना प्राइमोडियल स्वॉर्ड टेक्निक फर्स्ट फॉर्म मूविंग माउंटेन्स। आर्यन ने सरल तरीके से तलवार घुमाई। मोटी तलवार आभा आकाश में उठी। पर्वत का भ्रम तलवार ऊर्जा के बीच दिखाई दिया। स्नैप। शक्तिशाली आध्यात्मिक हाथ की छाप एक क्षण भी नहीं टिका और टुकड़े टुकड़े हो गया। तलवार ऊर्जा की शक्ति अक्षुण्ण रही। नहीं। झाओ हेलोंग डर से चीख पड़ा। धमाका। तलवार ऊर्जा के वार से एक विशाल विस्फोट हुआ, जिसमें झाओ हेलोंग की चीखें डूब गईं। उसका शरीर तलवार ऊर्जा में समाहित हो गया और टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। झाओ का महल हिंसक रूप से हिल गया। धरती फट गई। दसियों मीटर लंबी दरार खुली। भीड़ डर गई। ये भयानक है। एक ही तलवार के वार की शक्ति भयानक है। धुआं छंटा। मैदान में केवल आर्यन ही अपनी तलवार लिए खड़ा था। झाओ हेलोंग गायब था। मौत। बिना किसी पूर्ण शव के मृत्यु। आर्यन संतुष्ट था। झाओ हेलोंग मर चुका था और झाओ परिवार के शेष योद्धा भाग गए थे। झाओ परिवार का अस्तित्व समाप्त हो गया था। झाओ परिवार के सभी संसाधनों मार्शल आर्ट्स, आध्यात्मिक पत्थर, अमृत, हथियार को लूटने के बाद आर्यन फ्लोइंग लाइट सिटी छोड़कर चला गया। शहर के अन्य बल राहत की सांस लेते हैं और झाओ परिवार के क्षेत्र को बांटने का उत्सव शुरू करते हैं। विनाशकारी परिणति द कर्टन फॉल्स। रक्तज्वलनकारी गोली ब्लड बर्निंग पिल। झाओ हेलोंग के घायल होने पर भीड़ हैरान थी। तभी झाओ हेलोंग ने एक गहरे लाल रंग की गोली निकालकर निगल ली। बच्चे, तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। गोली के प्रभाव से झाओ हेलोंग की आभा तेजी से बढ़ने लगी। उसका चेहरा लाल हो गया। भीड़ फुसफुसाने लगी, ये रक्तज्वलनकारी गोली है। यह अल्पकाल के लिए शक्ति को नाटकीय रूप से बढ़ाती है, लेकिन इसके गंभीर दुष्परिणाम होते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। आर्यन जानता था कि शारीरिक शक्ति में भारी वृद्धि हुई है। समझदार व्यक्ति दवा का प्रभाव खत्म होने का इंतजार करता, लेकिन आर्यन का इरादा नहीं था। वह झाओ हेलोंग को अपनी तलवार के लिए सर्वोत्तम परीक्षण विषय के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका शरीर स्वॉर्ड इंटेंट से विकिरण कर रहा था। झाओ हेलोंग ने आश्चर्य से कहा, भागने के बजाय वह हमला करने की तैयारी कर रहा है। यह असंभव है।
झाओ हेलोंग ने पूरी शक्ति से हमला किया, एक विशाल शक्तिशाली हाथ की छाप बनाई। निर्णायक वार, आदिम तलवार तकनीक, पहला स्वरूप, पर्वतों को हिलाना। आर्यन ने किंची स्वॉर्ड घुमाई। एक मोटी तलवार आभा आकाश में उठी, जिसके बीच में पहाड़ का भ्रम दिखाई दे रहा था। तलवार ऊर्जा तेजी से आध्यात्मिक हाथ की छाप से टकराए। स्नैप, शक्तिशाली आध्यात्मिक हाथ की छाप एक क्षण भी नहीं टिका और चूर चूर हो गया। तलवार ऊर्जा की शक्ति अक्षुण्ण रही। नहीं, झाओ हेलोंग डर से चीख पड़ा। धमाका, तलवार ऊर्जा के वार से एक भारी विस्फोट हुआ, जिसमें झाओ हेलोंग समाहित हो गया। उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। धरती फट गई, दसियों मीटर लंबी दरार खुली। भीड़ हैरान रह गई, ये भयानक है। क्या झाओ हेलोंग मर चुका है? धुआं छंटने पर मैदान पर केवल आर्यन ही अपनी तलवार लिए खड़ा था। झाओ हेलोंग का कोई निशान नहीं था। मृत्यु, बिना किसी पूर्ण शव के मृत्यु। आर्यन संतुष्ट था, झाओ हेलोंग मर चुका था। झाओ परिवार का सफाया करके और उनके सभी संसाधनों को लूटने के बाद आर्यन फ्लोइंग लाइट सिटी छोड़कर चला गया। आर्यन के जाने के बाद शहर की विभिन्न शक्तियों ने झाओ परिवार के क्षेत्र और संसाधनों को बांटने का उत्सव शुरू कर दिया। मनी ट्रेजर पवेलियन, लिंगबाओ पवेलियन में अपमान। किंगलिंग संप्रदाय से 100 मील दक्षिण पूर्व में स्थित चंगफेंग सिटी में आर्यन पहुंचा। उसने अपने सभी जमा किए हुए संसाधनों, वाटर मैंशन, त्यानयुआन पर्वत, झाओ परिवार को बेचकर खेती के लिए स्पिरिट स्टोन प्राप्त करने की योजना बनाई। वह शहर के केंद्र में स्थित विलासिता से सजाए गए लिंगबाओ पवेलियन में गया। अपनी अव्यवस्थित दिखने के कारण काउंटर के पीछे खड़े वेटर ने उसे घूरकर देखा और फिर घृणा से नजरें हटा ली। आर्यन ने प्रबंधक से मिलने का आग्रह किया। वेटर ने रूखापन दिखाया, प्रबंधक व्यस्त है और उनके पास समय नहीं है। जब आर्यन वहां खड़ा रहा तो वेटर अधीर हो गया और उसे भगाने की कोशिश की। आर्यन की नजर ठंडी हो गई। डर और शर्म से भरे वेटर ने जोर से चिल्लाया, क्या तुम उपद्रव करना चाहते हो? लिंगबाओ पवेलियन के गार्ड तुरंत आए। गार्ड लियू ने मालिश भरी मुस्कान के साथ आर्यन का कंधा पकड़ लिया, उसे चोट पहुंचाने का इरादा रखा। आर्यन ने अपने कंधे को झटका दिया, जिससे गार्ड लियू का पूरा हाथ सुन्न हो गया। अगले ही क्षण आर्यन ने उसे एक कंधे की टक्कर दी। धमाका, लगभग 200 पाउंड वजन का गार्ड लियू पीछे की ओर उड़ा, गोलियों को प्रदर्शित करने वाले कई अलमारियों को गिरा दिया। उपद्रवी की उम्र केवल 17 या 18 साल देखकर ग्राहकों को आश्चर्य हुआ। अन्य गार्ड दौड़कर आए और तलवारें खींचकर आर्यन को घेर लिया। प्रबंधक चेन आए और वेटर ने तुरंत आर्यन पर दोष मढ़ दिया। आर्यन ने प्रबंधक चेन को बताया, मेरा नाम आर्यन है, मैं उपद्रव करने नहीं आया हूँ, मैं लिंगबाओ पवेलियन के साथ एक बड़ा सौदा करने आया हूँ। प्रबंधक चेन ने कठोरता से कहा, बच्चे, क्या तुम जानते हो कि 100 या 200 स्पिरिट स्टोन का सौदा मेरा समय बर्बाद करता है? आर्यन ने धीरे से कहा, क्या होगा अगर सौदा 100,000 स्पिरिट स्टोन का हो? प्रबंधक चेन हैरान रह गए। आर्यन ने मुस्कुराया और मुड़ने से पहले कहा, मेरा मतलब है, मैं 100,000 स्पिरिट स्टोन का सौदा करने आया था, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरा स्वागत नहीं है। अलविदा। प्रबंधक चेन ने उसे रोककर कहा, 100,000 स्पिरिट स्टोन का व्यवसाय बहुत बड़ा है। मेरा लिंगबाओ पवेलियन इसे संभालने के लिए बहुत छोटा है, लेकिन तुम्हें जाने से पहले मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। वेटर ने क्षतिग्रस्त वस्तुओं का मूल्य लगभग 300 स्पिरिट स्टोन बताया। चुपचाप आर्यन ने 300 स्पिरिट स्टोन जमीन पर फेंक दिए और पीछे मुड़कर देखे बिना चला गया। ज़ेनबाओ जुवान जेनबाओक्स्यूंग में गर्मजोशी भरा स्वागत। लिंगबाओ पवेलियन छोड़ने के बाद आर्यन सड़क के पार ज़ेनबाओ जुवान नामक एक दुकान में चला गया। वहां एक वेटर ने मुस्कुराते हुए उसका विनम्रता से स्वागत किया। आर्यन ने सीधे दुकानदार से मिलने का अनुरोध किया। जल्द ही सफेद बालों वाला एक बुजुर्ग आदमी, प्रबंधक हु, आया। उसने दयालु अभिव्यक्ति के साथ आर्यन का स्वागत किया। युवा मित्र, कृपया ऊपर आइए। आर्यन ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप चिंतित नहीं हैं कि मैं, एक युवक, आपका समय बर्बाद कर रहा हूँ? प्रबंधक हु ने जवाब दिया, मेहमानों का हमेशा स्वागत है। इसके अलावा मैं देखता हूँ कि आपकी आभा संयमित है, आपकी आंखों में तेज चमक है और आपका व्यवहार शांत है। दूसरी मंजिल पर एक निजी कमरे में जाकर प्रबंधक वू ने अपना परिचय दिया और आर्यन से पूछा, तो ये युवा मित्र आर्यन है। मैं पूछ सकता हूँ कि आप क्या बेचना चाहेंगे? मनी बैग। प्रबंधक वू का आकर्षण, मैनेजर वूज अट्रैक्शन। संसाधनों का ढेर। आर्यन ने निजी कमरे में चारों ओर देखा और हाथ हिलाया। धड़ाम धड़ाम, राक्षस सामग्रियों का ढेर हवा में से प्रकट हुआ।
वे एक छोटा पहाड़ बन गए। कमरा तुरंत रक्त की तेज गंध और राक्षसी ऊर्जा से भर गया। दुकानदार वो भौचक्के रह गए। इतनी ताज़ी सामग्री को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। युवा मित्र, क्या ये सभी राक्षस सामग्रियां मेरे ट्रेजर पवेलियन को बेचनी हैं? प्रबंधक वू ने घबराकर पूछा। निश्चित रूप से, आर्यन ने सिर हिलाया और उनसे जल्दी से मूल्य निर्धारित करने को कहा। प्रबंधक वू बहुत खुश हुए। यह एक बड़ा सौदा था। उन्होंने जल्द ही दुकान के 2 मास्टर शिल्पकारों को गिनती और पहचान के लिए बुलाया। लिंगबाओ पवेलियन में प्रबंधक चेन ने इन चलनों को देखा और भौहें सिकुड़ी। उन्हें शक हुआ कि आर्यन के पास वास्तव में 100,000 स्पिरिट स्टोन का सौदा हो सकता है। संसाधनों का मूल्यांकन। प्रबंधक वो और दोनों मास्टर शिल्पकार भी कमरे में सामग्री का पहाड़ देखकर स्तब्ध थे। उनमें द्वितीय श्रेणी के उच्च स्तर के राक्षसी पशुओं थंडर छिपकली, क्रिम्सन ब्लड टाइगर की सामग्रियां थीं। एक पूरे आधे घंटे के बाद राक्षसी सामग्रियों को अलग किया गया। प्रबंधक वू ने कीमत बताई। युवा भाई, कुल 32,860 स्पिरिट स्टोन है। मैं तुम्हें 33,000 स्पिरिट स्टोन दूंगा। तुम क्या सोचते हो? आर्यन ने कीमत से सहमत होकर सिर हिलाया। प्रबंधक वो खुशी से दौड़ने ही वाले थे जब आर्यन ने उन्हें रोक दिया। ठहरो, मेरे पास अभी भी कुछ चीजें हैं। प्रबंधक वो आश्चर्य और आनंद के साथ जम गए। आर्यन अगले कमरे में गया और हथियारों, आध्यात्मिक औषधियों, धातुओं, मार्शल आर्ट्स मैनुअल और अन्य खजानों का एक विशाल संग्रह निकालकर ढेर कर दिया। आर्यन द्वारा पेश किए गए संसाधन स्तर में उच्च नहीं थे, लेकिन उनकी मात्रा बहुत अधिक थी। 11 लोगों ने सामग्रियों को वर्गीकृत करने और मूल्य निर्धारित करने में एक पूरा घंटा लगाया। अंतिम मूल्यांकन के बाद, युवा मित्र, कुल 149,780 स्पिरिट स्टोन है। मैं इसे 150,000 स्पिरिट स्टोन कर दूंगा। पिछले 33,000 स्पिरिट स्टोन को मिलाकर आपके द्वारा आज बेचे गए कुल संसाधन 183,000 स्पिरिट स्टोन के हैं। प्रबंधक वू ने मुस्कुराते हुए कहा। विशेष उपहार। प्रबंधक वू ने आर्यन को संसाधनों की खरीद के लिए पूछा। आर्यन ने मजाक में आध्यात्मिक कलाकृतियों, स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट्स के बारे में पूछा, जिससे प्रबंधक वू का हाव भाव थोड़ा बदल गया। खरीदारी न होने पर हल्की निराशा के बाद प्रबंधक वो वापस आए और आर्यन को एक स्टोरेज रिंग में स्पिरिट स्टोन सौंप दिए। जाने से पहले प्रबंधक वो ने 2 विशेष वस्तुएं दी। गोल्ड कार्ड। यह मेरे ट्रेजर पवेलियन का गोल्ड कार्ड है। ये केवल वीआईपी ग्राहकों को दिया जाता है। इससे आपको 15% की छूट मिलेगी। निमंत्रण। 6 महीने बाद ट्रेजर पवेलियन ताइशान किंगडम में एक त्रैवार्षिक नीलामी आयोजित करेगा। आर्यन ने दोनों वस्तुएं स्वीकार कर लीं। आर्यन के जाने के बाद एक शिल्पकार ने पूछा कि उन्होंने इतना अधिक श्रेय क्यों दिया। प्रबंधक वू ने समझाया, क्या आपने महसूस नहीं किया? युवा मित्र, आर्यन सरल नहीं है। उसके द्वारा बेची गई राक्षस सामग्रियां ताज़ा थीं। उसने पूरे कबीले का सफाया कर दिया होगा। वह केवल 17-18 साल का है, फिर भी वह एक कबीले को नष्ट करने और क्रिम्सन ब्लड टाइगर को मारने की ताकत रखता है। हमें उसे जीतने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। तलवार खींचने की तकनीक, पवन छाया चाल, स्वॉर्ड ड्रॉइंग टेक्निक, विंड शैडो स्टेप। लिंगबाओ पवेलियन का प्रतिशोध। लिंगबाओ पवेलियन में प्रबंधक चेन आश्चर्य में थे जब उन्हें पता चला कि आर्यन ने ज़ेनबाओ जुवान को लगभग 200,000 स्पिरिट स्टोन के संसाधन बेचे हैं। लानत है। प्रबंधक चेन को अपार पीड़ा हुई। उसने वेटर पर दोष मढ़ाया, लेकिन जल्द ही उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। एक सामान्य आदमी निर्दोष होता है, लेकिन खजाना रखना एक अपराध है। प्रबंधक चेन ने अपने आदमियों को इकट्ठा किया और शहर से बाहर आर्यन का पीछा किया। ज़ेनबाओ जुबान में प्रबंधक वू ने ये देखकर सिर हिलाया। लिंगबाओ पवेलियन इस बार एक ईंट की दीवार से टकराने वाला है। शहर के बाहर खुले मैदान में आर्यन ने रुकावट महसूस की और एक ठंडी मुस्कान के साथ रुका। ये जगह बहुत अच्छी है। हत्या के लिए एकदम सही है। प्रबंधक चेन पास आए और झूठा आरोप लगाया। तुमने जो तोड़ा, उसमें एक निम्न श्रेणी की पृथ्वी श्रेणी की आत्मा गोली, लो ग्रेड अर्थ रैंक स्पिरिट पिल भी थी। तुम्हारे मुआवजे में 2 लाख स्पिरिट स्टोन कम हैं। आर्यन ने व्यंग्य किया। तुम सीधे लूट क्यों नहीं लेते? प्रबंधक चेन ने हाथ हिलाया। उसे नीचे ले जाओ, जीवित या मृत। आर्यन ने एजो डायमंड स्वॉर्ड निकालते हुए ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, इस जगह को तुम्हें दफनाने में बर्बाद करना शर्म की बात होगी। एक ही तलवार के झटके से मोटी तलवार आभा प्रबंधक चेन और उसके समूह पर गिरी। पफ 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 पफ। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। सभी लोग पेट के बल कटकर 2 टुकड़ों में गिर गए। प्रबंधक चेन घायल होकर मर गए। अविश्वास में आंखें चौड़ी हो गईं।
आर्यन ने उनका स्टोरेज रिंग लिया, मैदान साफ किया और वहां से चला गया। किंगलिंग संप्रदाय में वापसी। आर्यन शांतिपूर्वक संप्रदाय में वापस आया और खेती की। आधे महीने में उन्होंने स्पिरिट स्टोन का उपयोग करके क्यूई सघनता क्षेत्र के 7वें स्तर को तोड़ा। उन्होंने मार्शल आर्ट्स पर ध्यान केंद्रित किया। पर्वत विखंडन, हथेली, माउंटेन स्प्लिटिंग पाम, झाओ परिवार से मिली ये तकनीक अब बुनियादी रूप से आयत हो गई थी। आर्यन ने अपनी आक्रामक और गति की विधियों को सीमित पाया, इसलिए वह मार्शल आर्ट्स पवेलियन गया। टकराव और चयन। मार्शल आर्ट्स पवेलियन के बाहर एक युवक, चेन फैंग, ने आर्यन को ठंडे भाव से रोका। तुम बहुत अभिमानी हो, मेरे चेन परिवार के किसी व्यक्ति को मारने की हिम्मत करते हो। आर्यन ने जवाब दिया, अगर कोई मुझे मारना और लूटना चाहता है तो मैं चुपचाप नहीं मर सकता। चेन फैंग ने उसे धमकी दी कि वह उसकी निगरानी करेगा, लेकिन आर्यन ने उसकी अनदेखी की। दूसरी मंजिल पर परिचित सु यू ने आर्यन को चेन फैंग के बारे में चेतावनी दी, तुम बड़ी मुसीबत में हो। वह 9वें स्तर का है और शीर्ष 20 में से एक है। आर्यन ने सु यू की भी अनदेखी की, जिससे सु यू गुस्से में चला गया। आर्यन ने तकनीकों का चयन करना शुरू कर दिया। कई पीली रैंक की तकनीकों को खारिज करने के बाद उसे 2 उपयुक्त तकनीकें मिलीं। तलवार खींचने की कला, द आर्ट ऑफ ड्रॉइंग द स्वॉर्ड, निम्न श्रेणी की जुबान रैंक मार्शल आर्ट। तलवार तेज और बिजली की तरह तेज होती है। आर्यन को ये तुरंत पसंद आया। पवन छाया चाल, विंड शैडो स्टेप, उच्च श्रेणी की पीली रैंक गति तकनीक। आर्यन ने दोनों तकनीकों को पंजीकृत किया और अपनी निवास पर लौट आया। स्वर्ग सम्राट महल, हेवनली एम्परर्स पैलेस में अभ्यास। आर्यन चेतना के माध्यम से स्वर्ग सम्राट महल में दाखिल हुआ। उसने पाया कि महल के अंदर का समय बाहर के समय से बहुत अलग था। तारांकन $10 साल अंदर, तारांकन $1 दिन बाहर। उसने वहां अपनी नई तकनीकों का अभ्यास शुरू कर दिया। 1 महीने के बाद बाहर लगभग 3 दिन थे। आर्यन बाहर निकला। बाहर उसने एक ही कदम में 100 मीटर से अधिक की दूरी तय की। गति भयानक थी। तभी पहाड़ से घंटी की आवाज आई। शिष्य एक ही दिशा में दौड़ रहे थे। जल्दी करो, आंतरिक संप्रदाय प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। आर्यन स्तब्ध रह गया। आंतरिक संप्रदाय प्रतियोगिता? मैं तो पूरी तरह भूल ही गया था। पंजीकरण 3 दिन पहले आवश्यक है। वह निराश था, लेकिन लड़ाई देखने के इरादे से मार्शल आर्ट्स प्लाजा की ओर दौड़ा। ट्रॉफी, आंतरिक संप्रदाय प्रतियोगिता, इंटरसेक्ट कॉम्पिटिशन। प्रतियोगिता का दृश्य। जब आर्यन मार्शल आर्ट्स प्लाजा पहुंचा तो वहां कम से कम 30,000 लोग थे, जिसमें अन्य संप्रदायों के आमंत्रित लोग भी शामिल थे। प्लाजा के बीच में 10 विशाल वृत्ताकार अखाड़े थे। आर्यन ने दर्शकों में एक सीट ढूंढ ली और देखने के लिए बैठ गया। 10 शक्तिशाली आंतरिक संप्रदाय बुजुर्ग रेफरी के रूप में अखाड़ों पर आए और नाम पुकारने लगे। अचानक सुयू ने आर्यन के कंधे पर थपथपाया और खुशी से कहा, मैंने तुम्हारा पंजीकरण करा दिया है। जैसे ही बुजुर्ग ने अखाड़ा संख्या 7 पर आर्यन का नाम पुकारा, आर्यन जल्दी से उठा और अखाड़े की ओर दौड़ा। सुयू खुशी से हंसने लगा, मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन आंतरिक संप्रदाय में विशेषज्ञों की कमी नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें पिटते हुए देखना चाहता हूँ। आंतरिक संप्रदाय के दावेदार। अखाड़ा संख्या 7 के नीचे सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए। अन्य शिष्य फुसफुसा रहे थे। चेन फैंग प्रभावशाली है। अगर वह आगे बढ़ता है तो शायद उसमें शीर्ष 10 में जगह बनाने की क्षमता हो। चेन फैंग के अलावा हमारे समूह में किनयी कीनयी, गोंगसुन शेंग, गोंगसुन शेंग और क्यूई यून चीयू भी शामिल हैं। चेन फैंग, जो आंतरिक संप्रदाय में 13वें स्थान पर था, आर्यन के पास आया और गुस्से से कह रहा, बच्चे, तुम बहुत चालाक थे, लेकिन तुम हमेशा के लिए छिप नहीं सकते। मुझे उम्मीद है कि तुम प्रतियोगिता में मुझसे नहीं टकराओगे, नहीं तो मैं तुम्हें मारने से खुद को रोक नहीं पाऊंगा। आर्यन ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, मौखिक बहस बेकार है, असली परीक्षा तब होगी जब हाथ जमीन पर होंगे। चेन फैंग ने क्रोधित होकर आर्यन को घूरा। आर्यन का पहला मैच। प्रतियोगिता शुरू हो गई। पहले आर्यन के समूह का नंबर 8 नंबर 26 के खिलाफ जीत गया। इसके बाद चेन फैंग ने मंच पर कदम रखा। उनका प्रतिद्वंद्वी उन्हें देखकर तुरंत हार मान गया। आर्यन ने अन्य अखाड़ों को देखा। उसकी निराशा के लिए, जब भी कोई उच्च रैंक वाला शिष्य मंच पर जाता तो उसका प्रतिद्वंद्वी तुरंत हार मान जाता। समूह 7 नंबर 20 बनाम नंबर 33। आर्यन की बारी थी। वह कूदकर अखाड़े पर चढ़ गया। उसका प्रतिद्वंद्वी झूलॉन्ग नामक एक मोटा आदमी था, जो क्यूई सघनता के 6ठे स्तर पर था। झूलॉन्ग ने कव किया, आर्यन, तुम शाओ गेंग को हराकर प्रसिद्ध हो, लेकिन तुम मुझसे मिलकर दुर्भाग्यशाली हो। शुरू करो। बुजुर्ग ने घोषणा की।
बाहर बुजुर्ग की आवाज गिरते ही आर्यन अपनी जगह से गायब हो गया। इससे पहले कि झू लॉन्ग प्रतिक्रिया कर पाता, वह उड़ता हुआ चला गया। धमाका! झू लॉन्ग जमीन पर गिरा, उसे चक्कर आ रहे थे। उसे समझ नहीं आया कि वह अखाड़े से कैसे गिर गया। आर्यन जीत गया, बुजुर्ग ने जोर से घोषणा की। सू यू हैरान था, उसकी ताकत और मजबूत होती जा रही है। एक ही चाल में, उसे पता नहीं था कि उसकी शांत छोटी मौसी आर्यन की ओर घूर रही थी। पवन छाया चाल का प्रदर्शन। चेन फैंग ने आर्यन की आसानी से जीत को देखकर भी आत्मविश्वास से कहा, वह मुझसे नहीं जीत सकता। अगला मैच नंबर 3 बनाम नंबर 68 किन्ही। हुश! किन्ही अपनी जगह से गायब हो गया और तुरंत अखाड़े पर दिखाई दिया। इतनी तेज चाल, दर्शकों को हैरानी हुई। किन्ही, जो अपनी गति के लिए जाना जाता था, वह पवन छाया चाल का अभ्यास करते थे। उनका प्रतिद्वंद्वी ली ली ने हार नहीं मानी। उसने किन्ही पर तलवार से हमला किया। किन्ही हवा की तरह पीछे हट गए और ली लेई की तलवार हमेशा 3 इंच दूर रही। ली लेई ने अंत में हमला किया, लेकिन किन्ही सिर्फ एक पश्चात्वी आफ्टर इमेज थे। मैं तुम्हारे पीछे हूँ। किन्ही पीछे से प्रकट हुए और ली लेई को छाती पर घूंसा मारा, जिससे वह खून थूकता हुआ पीछे उड़ गया। आर्यन ने थोड़े आश्चर्य के साथ किन्ही को देखा। वह भी पवन छाया चाल का अभ्यास कर रहा था और किन्ही ने इसे शिखर पर आयत्त कर लिया था। पवन छाया चाल विंड शैडो स्टेप। शी हाओ के खिलाफ मुकाबला। पहले 7 राउंड तक आर्यन ने बिना किसी मेहनत के लगातार जीत हासिल की। 8वां राउंड। आर्यन का प्रतिद्वंद्वी 8वें स्तर का क्यूई सघनता का योद्धा शी हाओ था। दर्शक दीर्घा में सू यू राहत की सांस लेता है। यदि वही राउंड जीत जाता तो उसका स्कोर शीर्ष 10 में स्थिर हो जाता, लेकिन अब उसकी जीत समाप्त हो गई। हाँ, किन्ही ने कहा, ये लड़का वास्तव में बदकिस्मत है। शी हाओ के खिलाफ वह सिर्फ यहीं तक पहुंच सकता है। तारांकन। चेन फैंग ने इच्छा जताई, मैं चाहूंगा कि वह जीते, ताकि मैं खुद उसे खत्म कर सकूं। तारांकन। अखाड़े पर शी हाओ आत्मविश्वास से भरपूर था, तुम्हारी जीत यही समाप्त होती है। तारांकन। आर्यन शांत था, ये कहना अभी जल्दी है। तारांकन। शी हाओ ने तेजी से दौड़कर आर्यन की छाती पर मुक्का मारा। धमाका! आर्यन का आंकड़ा बिखर गया, वह सिर्फ एक पश्चात्वी था। शी हाओ हैरान रह गया। आर्यन की गति उसकी कल्पना से तेज थी। पवन छाया चाल विंड शैडो स्टेप का शिखर। अखाड़े के नीचे किन्ही आश्चर्य से खड़ा हो गया। पवन छाया चाल, वह भी इसका अभ्यास करता है। शी हाओ ने पूरी शक्ति से मुक्कों की बौछार की, जिसमें आर्यन पूरी तरह से गिर गया। बूम! आर्यन का आंकड़ा तुरंत मुट्ठी की छायाओं से टूट गया, लेकिन वह फिर से केवल एक पश्चात्वी थी। किन्ही ने अविश्वास से मुट्ठी भींच ली। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उसने भी पवन छाया चाल को इसके शिखर तक आयत्त कर लिया है। तारांकन। चेन फैंग ने विरोध किया, असंभव। वह केवल 3 महीने से संप्रदाय में है। वे यह मानकर शांत हो गए कि आर्यन ने संप्रदाय में शामिल होने से पहले ही इस तकनीक को आयत्त कर लिया होगा। किन्ही ने आत्मविश्वास के साथ खुद से कहा, अगर तुम मुझसे मिलते हो तो मैं दिखाऊंगा कि शिखर पर भी एक बड़ा अंतर है। तारांकन। अखाड़े पर आर्यन की गति के सामने शी हाओ उसे छू भी नहीं पाया। आर्यन ने पवन छाया चाल का शिखर प्रदर्शन किया। आंतरिक संप्रदाय के अन्य शीर्ष रैंक वाले शिष्यों ने भी आर्यन को नोट किया। डोंगफांग शेंग जैसे कुछ लोगों ने उसे केवल एक दूसरा किन्ही मानकर नजरअंदाज कर दिया। दर्शकों में सू यू हैरानी से घूरता रहा। उसकी मौसी ने पुष्टि की, शिखर स्तर। सू यू को पछतावा हुआ, क्या मैं आर्यन को प्रसिद्ध होने में मदद कर रहा हूँ। आमने सामने की टक्कर। शी हाओ थक गया था और चिल्लाया, क्या तुम सिर्फ भाग सकते हो? क्या तुम में सीधे लड़ने की हिम्मत है? आर्यन सीधे शी हाओ की ओर बढ़ा, जैसी तुम्हारी इच्छा। शी हाओ खुश हुआ। उसने अपनी अंतिम आध्यात्मिक ऊर्जा अपने मुट्ठी में चैनल की और टकराने के लिए दौड़ा। आर्यन ने भी मुट्ठी बनाई और टकराने के लिए आगे बढ़ा। सू यू खुशी से हंसने लगा, वह पागल हो गया है। वह हारने वाला है। धमाका! धातु से धातु टकराने की आवाज आई। सू यू की हंसी अचानक रुक गई। वास्तविकता उसके सामने थी। सीधे मुकाबले में शी हाओ आर्यन के लिए कोई मैच नहीं था और उड़ता हुआ अखाड़े से बाहर गिर गया। दर्शकों में एक पल की शांति थी, फिर गगनभेदी शोर गूंज उठा। आर्यन जीत गया। बुजुर्ग ने जोर से घोषणा की। काओमान और किन्ही काओमैन एंड किन्ही काओमान की शक्ति शी हाओ को एकलमुखी से हराने के बाद आर्यन ने अखाड़ा संख्या 1 पर ध्यान केंद्रित किया। वहां भीतर के शिष्यों में निस्संदेह नंबर 1 काओमान का मुकाबला होने वाला था।
8वें राउंड में काओ मान का सामना भीतर के छठे स्थान वाले लीपिंग से हुआ, जिसने हार मानने से इनकार कर दिया और तलवार खींच ली। काओ मान ने सच्चाई बताई, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। तारानकन, लीपिंग ने जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी तलवार खींचो और देखो कि हमारे बीच कितना बड़ा अंतर है। तारानकन, काओ मान ने अपनी तलवार खींची और एकल झटके से हमला किया। स्नैप! लीपिंग का भाला 2 टुकड़ों में टूट गया और वह छाती पर घाव के साथ उड़ता हुआ अखाड़े से बाहर गिर गया। लीपिंग ने निराश होकर कहा, मुझे कभी नहीं पता था कि हमारे बीच इतना बड़ा अंतर है। तारानकन, दृश्य शांत हो गया। सभी को पता था कि काओ मान ने रोक रखा था। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली और वार का विश्लेषण किया। उन्हें निष्कर्ष निकालना पड़ा, वह बिना किसी नुकसान के वार को सहने में 30% से भी कम सफल होंगे। मैं अभी काओ मान का मुकाबला नहीं कर सकता। तारानकन, आर्यन ने मन ही मन निर्णय लिया कि उन्हें फाइनल से पहले अपनी खेती के स्तर में सुधार करना होगा। अन्य शीर्ष रैंक वाले शिष्य भी काओ मान को अजेय मानते थे। उनका अगला लक्ष्य दूसरा स्थान बन गया। फॉन्गी का उभरना अखाड़ा संख्या 5 पर 11वें स्थान पर रही गु चेंग का मुकाबला अज्ञात फॉन्गी से हुआ। फॉन्गी ने अपनी तलवार खींची और एक सुनहरी धार गु चेंग की ओर मारी। गु चेंग की तलवार ऊर्जा सुनहरी धार के सामने तेजी से बिखर गई। हिस! सुनहरी धार ने गु चेंग की तलवार को 2 टुकड़ों में काट दिया और उसकी छाती पर एक घाव छोड़ दिया। गु चेंग ने हार मान ली। मैं हार गया। बुजुर्गों ने नोट किया कि फॉन्गी ने धातु के सार एसेंस ऑफ मेटल को आधा समझ लिया था, जिससे उनकी हमला शक्ति में कई गुना वृद्धि हुई। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें शीर्ष 10 में जगह मिलनी चाहिए। आर्यन ने देखा, आधा कदम सोना का गहन अर्थ, प्रोफाउंड मीनिंग दिलचस्प है। तारानकन, खेती में उन्नति। अगले दिन आर्यन ने अपनी आंखें खोली। उनका चेहरा दर्द से भरा था। $3 लाख स्पिरिट स्टोन। क्यूई सघनता के 7वें स्तर से 8वें स्तर तक पहुंचने में उन्हें इतने स्पिरिट स्टोन लगे थे। वह जल्दी से मार्शल आर्ट्स प्लाजा की ओर चला गया। किन्ही के खिलाफ मुकाबला बुजुर्गों के मंच पर आने के बाद 9वां मैच शुरू हुआ। 7 अखाड़े, नंबर 3 बनाम नंबर 20। तारानकन, नंबर 3 किन्ही था, नंबर 20 आर्यन था। अखाड़े के पास भीड़ उत्साहित हो गई। दोनों ने पवन छाया चाल का अभ्यास किया था। तेज गति में कौन मजबूत था? दर्शकों ने आर्यन को कम आंका। किन्ही क्यूई सघनता के 9वें स्तर पर थे और उन्होंने पवन छाया चाल को 1 साल पहले ही शिखर तक पहुंचा दिया था। आर्यन शांत था और धीरे से अखाड़े की ओर बढ़ा। किन्ही बिना किसी चेतावनी के विपरीत दिशा में अचानक प्रकट हो गए। रनिंग डैश गति का महासंग्राम, द बैटल ऑफ स्पीड। आर्यन और किन्ही ने अभिमान से आर्यन को कहा, हर कोई कहता है कि तुम दूसरे में हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। तारानकन, आर्यन ने शांत जवाब दिया, मैं हूं, किसी और की जगह नहीं। तारानकन, किन्ही ने अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए तुरंत आंखों से ओझल हो गए। दर्शक उसे ढूंढने में असमर्थ थे। आर्यन शांत रहे और अचानक अपने बाएं तरफ खुली जगह पर मुक्का मारा। धमाका! दोनों मुट्ठियां टकराईं और किन्ही का आंकड़ा प्रकट हुआ। वह हैरानी से एक कदम पीछे हटा। किन्ही हैरान था, आर्यन ने न केवल उसे ट्रैक किया, बल्कि सीधे टकराव में उसे पछाड़ भी दिया। उसकी आंखें फैल गईं। क्यूई सघनता का 8वां स्तर। क्या तुमने कल अपनी खेती छिपा रखी थी? आर्यन अप्रतिक्रियाशील रहे। वास्तविक गति का प्रदर्शन। किन्ही फिर से गायब हो गए और मुट्ठी की छायाएं चारों ओर से आर्यन पर बरसने लगीं। आर्यन भी गायब हो गए। बूम बूम बूम! दर्शकों को सिर्फ मुट्ठियों के लगातार टकराव की आवाज सुनाई दी, लेकिन वे दोनों योद्धाओं को देख नहीं पाए। उनकी गति अधिकांश लोगों की पकड़ से बाहर थी। वरिष्ठ नेताओं ने भी लड़ाई पर ध्यान दिया। उन्हें लगा कि आर्यन आसानी से किन्ही के हमलों का सामना कर रहे थे, जबकि किन्ही संघर्ष कर रहे थे। अचानक एक आंकड़ा हवा से गिर गया। वह किन्ही था जिसके मुंह के कोने से खून रिस रहा था। किन्ही को निराशा हुई। उसने पाया कि कितनी भी कोशिश कर ले, आर्यन हमेशा थोड़ा तेज था। आर्यन ने शांत जवाब दिया, तुम्हारे आवागमन कौशल में कुछ खास नहीं है। अब हमला करने की मेरी बारी है। तारानकन हवा में समा गए और किन्ही के पीछे प्रकट हुए। किन्ही को पता भी नहीं चला। आर्यन ने मुक्का मारा। धमाका! किन्ही पीछे उड़ गए। इससे पहले कि वह उतरते, आर्यन फिर से उनके सामने प्रकट हो गए। गति इतनी तेज थी कि किन्ही प्रतिक्रिया नहीं कर पाए। किन्ही को एहसास हुआ कि आर्यन पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे थे। अंतिम वार। आर्यन ने संयम बरता, लेकिन फिर भी किन्ही को पीछे हटाया।
फिर से आना चाहोगे? आर्यन ने पूछा। किन्ही ने हार मानने से इनकार करते हुए खून पोंछा, फिर से तारानकन तारानकन। लेकिन जैसे ही उसने कहा, एक मुट्ठी उसके चेहरे पर तेजी से आकर लगी। इससे पहले कि किन्ही चीख पाते, वे अखाड़े से बाहर उड़ गए और नीचे गिरे। बुजुर्गों की सीट पर एक बुजुर्ग हैरानी से खड़ा हो गया। क्या आप सभी ने ध्यान दिया? आर्यन, उसने समझ लिया है। तारानकन तारानकन। अन्य बुजुर्गों ने पुष्टि की। पवन के गहन अर्थ, प्रोफाउंड मीनिंग ऑफ विंड का आधा हिस्सा समझ लिया है। वह एक प्रतिभाशाली है। तारानकन तारानकन। एक बुजुर्ग खुशी से हंसा। आधा कदम सोना और आधा कदम हवा। हाहा, इस साल की आंतरिक संप्रदाय प्रतियोगिता वास्तव में आश्चर्यों से भरी है। केवल 17 साल की उम्र में आधा पवन रहस्य समझ लिया। तारानकन। डार्क हॉर्स की लड़ाई, द बैटल ऑफ द डार्क हॉर्सेस। समूह चरण की समाप्ति। किन्ही को हराने के बाद चेन फैंग ने अविश्वास से आर्यन को देखा। सु यू ने पछतावे में खुद को थप्पड़ मारा। आर्यन की ताकत ने उसे स्तब्ध कर दिया। लगातार जीत के कारण आर्यन और चेन फैंग के अंक समूह 7 में पहले स्थान पर बराबर हो गए। 16वां राउंड, जो कि अंतिम भी था। 7वां अखाड़ा, नंबर 1 बनाम नंबर 20। तारानकन तारानकन, चेन फैंग बनाम आर्यन। आर्यन हवा की तरह अखाड़े पर उतरा। चेन फैंग भी उतरा। उनके बीच की दुश्मनी के कारण कोई शब्द आवश्यक नहीं था। शुरू करो। तारानकन तारानकन। आर्यन तुरंत गायब हो गए। चेन फैंग ने पीछे से आए एक हमले को महसूस किया और मुक्का मारा, लेकिन वह चूक गया। वह एक पश्चछवी थी। इससे पहले कि चेन फैंग प्रतिक्रिया कर पाते, एक झोंका उनके दाहिनी ओर से आया और उन्हें गाल पर एक जोरदार मुक्का पड़ा। खून खखारते हुए चेन फैंग उड़ गए। आर्यन ने हवा में उन्हें पकड़ लिया और दया नहीं दिखाई। आर्यन ने अपना दाहिना पैर ऊंचा उठाया और उन्हें मारा। स्नैप, हड्डी टूटने की आवाज आई। चेन फैंग की छाती अंदर धंस गई और वह गंभीर रूप से घायल होकर चेतना खो बैठा और बाहर गिर गया। वीआईपी खंड में चेन फैंग के पिता गुस्से से खड़े हो गए। इस लड़के के तरीके बहुत क्रूर हैं। कुछ बुजुर्गों ने भी आर्यन के कार्यों पर असंतोष व्यक्त किया। 16 जीत के साथ आर्यन ने समूह 7 में पहला स्थान हासिल किया। चेन फैंग और किन्ही भी शीर्ष 3 में आए और फाइनल के लिए योग्य थे, हालांकि चेन फैंग की चोटें गंभीर थीं। फाइनल के नियम। अगले दिन फाइनल का आयोजन किया गया। भीतर के शिष्य आर्यन और फॉन्ग यी को इस साल के 2 सबसे बड़े डार्क हॉर्स मानते थे। फाइनल के नियम थे: उन्मूलन राउंड, 30 फाइनल प्रतिभागियों में से 20 को बाहर कर दिया जाएगा और 10 नए शीर्ष भीतरी शिष्य निर्धारित किए जाएंगे। प्रतियोगिता, प्रतिद्वंद्वियों को लॉटरी के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति 10 राउंड लड़ेगा। रैंकिंग राउंड, अंकों के आधार पर शीर्ष 10 फाइनल रैंकिंग मैच में प्रतिस्पर्धा करेंगे। ग्रैंड एल्डर ने स्वयं प्रतियोगिता की अध्यक्षता की। उन्मूलन राउंड शुरू हो गए। किन्ही ने अपनी फुर्ती से क्यू यून को आसानी से हराया। सन युआन चौथा ने 100 से अधिक वार के बाद ली पिंग छठा को हराया। चेन फैंग ने अपनी चोटों के कारण जुगे लियुन के खिलाफ सीधे हार मान ली। ली पिंग ने काओ मान के खिलाफ सीधे हार मान ली ताकि अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बचाई जा सके। डार्क हॉर्स बनाम डार्क हॉर्स। दूसरा अखाड़ा, आर्यन बनाम यांगियो। तारानकन तारानकन। आर्यन अखाड़े पर कूद गए, लेकिन यांगियो ने सीधे हार मान ली। 2 अंक आसानी से हासिल हुए। आर्यन के कदम रुक गए जब ग्रैंड एल्डर ने घोषणा की। दूसरा अखाड़ा, आर्यन बनाम फॉन्ग यी। तारानकन तारानकन। 2 सबसे बड़ी अपेक्षित लड़ाइयों में से एक। डार्क हॉर्स की लड़ाई। फॉन्ग यी ने आर्यन का सामना किया और सीधे पूछा, आर्यन, तुम बहुत तेज हो। तुमने निश्चित रूप से हवा के सार, एसेंस ऑफ विंड को समझ लिया होगा। तारानकन तारानकन। सबसे बड़ा डार्क हॉर्स, द बिगेस्ट डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का टकराव। आर्यन ने स्वीकार किया कि उन्होंने पवन के गहन अर्थ को पूरी तरह से नहीं समझा था, लेकिन जवाब में उन्होंने फॉन्ग यी से पूछा, क्या तुमने आधा कदम स्वर्ण क्षेत्र के गहन अर्थ को समझा है? फॉन्ग यी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। कृपया मुझे प्रबुद्ध करें, दोनों ने एक साथ कहा। फॉन्ग यी ने अपनी तलवार खींची। एक सुनहरी तलवार की रोशनी आकाश में चमक उठी और आर्यन के आंकड़े को टुकड़ों में काट दिया। लेकिन ये केवल एक पश्चछवी थी। आर्यन पूरी तरह से सुरक्षित 10 मीटर दूर दिखाई दिए। फॉन्ग यी ने फिर से हमला किया। तलवार की रोशनी ने हवा को फाड़ दिया, जिससे अखाड़ा कांप उठा और दर्शकों में थोड़ी अव्यवस्था पैदा हो गई। आर्यन ने पूरी तरह से हमले को चकमा दिया। आर्यन ने फॉन्ग यी के पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन फॉन्ग यी ने अपनी मजबूत मानसिक शक्ति के कारण उसे भांप लिया और उसे दूर जाने के लिए मजबूर कर दिया। बुजुर्गों ने लड़ाई का विश्लेषण किया। दोनों एक गतिरोध में थे, जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति की मात्रा पर निर्भर था।
लेकिन तभी, रुको, फॉन्गी की आभा बदल गई। वह क्यूई सघनता के 9वें स्तर पर है। उसने अपनी खेती छिपा रखी थी। तारानकन अपनी सच्ची खेती को प्रकट करते हुए फॉन्गी ने अपने हमलों को तेज कर दिया। तेज तलवार की आभा ने अखाड़े के लगभग हर कोने को भर दिया। हिस, आर्यन की आस्तीन कट गई और वह फटकर धूल बन गई। आर्यन बाहर निकले, थोड़ा गंभीर होकर कहा। आर्यन ने घोषणा की, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं तुम्हें सामने से हराऊंगा, तलवार की शक्ति के साथ मुखामुख। दर्शकों को आश्चर्य हुआ। आर्यन ने अपनी सबसे बड़ी ताकत गति को छोड़ दिया था। आर्यन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रकट किया और तेजी से एक हस्त मुद्रा बनाई। एक भयानक आभा उनके हाथ से निकली। फॉन्गी ने हमला करने की हिम्मत की और अपनी तलवार को पूरी शक्ति से काटा। एक भारी, सुनहरी धार आर्यन की ओर झपटी। ग्रैंड एल्डर लड़ने के लिए तैयार दूसरे अखाड़े के पास चुपचाप प्रकट हुए। आर्यन ने शांत रहकर अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। पृथ्वी विभाजन हथेली, अर्थ स्प्लिटिंग पाम। तारानकन निम्न स्तर का श्वेत रैंक मार्शल कौशल। धमाका, एक विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा का हस्तचिन्ह तलवार की ऊर्जा से टकराया। एक भयंकर आफ्टरशॉक उत्पन्न हुआ, जिसे ग्रैंड एल्डर ने दर्शकों को बचाने के लिए तुरंत नष्ट कर दिया। सुनहरी तलवार की ऊर्जा टूट गई और बिखर गई। आध्यात्मिक ऊर्जा का हस्तचिन्ह अदम्य गति के साथ फॉन्गी की ओर बढ़ता रहा। फॉन्गी घबरा गया, उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। ठीक वैसे ही जैसे फॉन्गी को दबाया जाने वाला था, ग्रैंड एल्डर ने अचानक रोक दिया। उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा के हस्तचिन्ह को आसानी से नष्ट कर दिया। ग्रैंड एल्डर ने आर्यन की प्रशंसा की, एक श्वेत रैंक मार्शल कौशल, और अगर मैं गलत नहीं हूं, तो तुमने इसे इसके शिखर तक पहुंचा दिया है। बहुत अच्छा। तारानकन आर्यन जीत गए। भीड़ हैरान थी। आर्यन ने न केवल गति में उत्कृष्टता प्राप्त की, बल्कि उनकी हमला शक्ति भी भयानक थी। आर्यन मुस्कुराए और अखाड़े से नीचे उतर गए। उन्होंने फॉन्गी को जवाब दिया, मैं किसी भी समय उपलब्ध हूँ। ड्रैगन काओ मान बनाम लॉन्ग फेउ काओ मैन वीज। लॉन्ग फेउ काओ मान की अविश्वसनीय शक्ति। आर्यन ने तीसरे अखाड़े की ओर देखा। भीतरी शिष्यों में पहला स्थान वाले काओ मान का मुकाबला चौथे स्थान वाले सन युआन से था। सन युआन ने हार मानने से इनकार कर दिया और 3 बार तक जीवित रहने की आशा की। काओ मान ने अपनी युद्ध तलवार खींची और एक पल में वार किया। बूम, पफ, सन युआन जोर से टकराया और तलवार के साथ अखाड़े से बाहर उड़ गया। एक ही वार में वह गिर गया। भीड़ हैरान थी। काओ मान ने एकल वार से लीपिंग और सन युआन दोनों को हराया था। आर्यन ने खुद से सवाल किया, अगर मैं उससे लड़ता हूं, तो जीतने की कितनी संभावना है? वह निष्कर्ष पर पहुंचा कि केवल एक मैच ही बता सकता है। लॉन्ग फेउ का सामना। अगला मैच, काओ मान बनाम लॉन्ग फेउ, तीसरे स्थान पर रहे भीतरी शिष्य। लॉन्ग फेउ ने हार नहीं मानी। लॉन्ग फेउ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हमसे पहले वह कदम उठाओगे। तारानकन संभवतः सच्चे शिष्य बनने का कदम। लॉन्ग फेउ ने अपनी शक्ति से अंतिम कदम उठाने की उम्मीद में पहले हमला किया। बूम, ठक। लॉन्ग फेउ हाथ में एक बड़ी युद्ध कुल्हाड़ी लिए एक भूखे बाघ की तरह दौड़ता हुआ आया, जिससे अखाड़ा कांपने लगा। काओ मान स्थिर खड़ा रहा और जैसे ही कुल्हाड़ी पास आए, उसने अपनी तलवार से वार किया। क्लैंग, लॉन्ग फेउ कुल्हाड़ी के साथ पीछे उड़ गया, मुश्किल से अखाड़े के किनारे पर खुद को स्थिर कर पाया। काओ मान ने दूसरा हमला किया। वह हवा में कूद गया और बिजली की तेजी से नीचे झपटा। बैंग, लॉन्ग फेउ ने दोनों हाथों से अपनी कुल्हाड़ी को पकड़ा, लेकिन टकराव ने उसे जमीन पर घुटनों के बल ला दिया। उसकी त्वचा से खून रिसने लगा, जिससे वह पूरी तरह से खून से सना हुआ दिखाई देने लगा। काओ मान एक पल के लिए पीछे हट गए, लेकिन लॉन्ग फेउ ने जोर देकर कहा, फिर से। लॉन्ग फेउ एक दानव देवता की तरह आगे बढ़ा। काओ मान ने वार किया। बूम, लॉन्ग फेउ टकराया, उसकी युद्ध कुल्हाड़ी टुकड़ों में टूट गई और उसके सीने पर एक भयानक घाव हो गया। खून हर जगह बिखर गया। अचानक परिवर्तन। एक बुजुर्ग चिंतित था, परिणाम पहले ही तय हो चुका है। ग्रैंड एल्डर ने अभी तक हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? तभी भीड़ डर से लॉन्ग फेउ को घूरने लगी। आर्यन ने आंखें छोटी कर लीं। लॉन्ग फेउ के शरीर में अविश्वसनीय परिवर्तन आ रहे थे। वह 10 फीट से अधिक ऊंचा हो गया। उसकी चोटें तेजी से ठीक हो रही थीं। उसकी त्वचा पर धातुई चमक वाले शल्क उगाए। उसके हाथ बड़े और लंबे हो गए और उसके नाखून चाकुओं की तरह तेज हो गए, जो जानवर के पंजों से मिलते जुलते थे। ड्रैगन रक्त रेखा, ड्रैगन ब्लड लाइन। ड्रैगन रूपांतरण। बुजुर्ग तेजी से जानकारी का आदान प्रदान करते हैं।
लॉन्ग फ्यू को एक गुफा में ड्रैगन रक्त के एक कुंड में गिरने की एक पुरानी कहानी याद आती है। वे निष्कर्ष निकालते हैं, ड्रैगन रूपांतरण। ये लॉन्ग फ्यू ड्रैगन रक्त रेखा को जागृत कर रहा है। तारांकन। काओमान आश्चर्यचकित था, लेकिन शांत रहा। लॉन्ग फ्यू उत्साहित था, काओमान धन्यवाद, लेकिन लड़ाई भी शुरू हुई है। तारांकन। काओमान ने जवाब दिया, परिणाम वही है। तारांकन। पहला वार, काओमान की तलवार की आभा तेज गति से लॉन्ग फ्यू से टकराए, उसे पीछे हटा दिया। काओमान हैरान था, क्या अद्भुत रक्षात्मक क्षमताएं। तारांकन। तलवार से लॉन्ग फ्यू के शरीर पर केवल एक छोटा सा घाव हुआ था। अपनी सुरक्षात्मक क्षमता से खुश होकर लॉन्ग फ्यू उत्साहित था, लेकिन काओमान ने कहा, मैंने अभी अपनी केवल 30% शक्ति का उपयोग किया था, अब मैं अपनी 50% शक्ति को आजमाता हूँ। तारांकन। काओमान ने अपनी तलवार से फिर वार किया। पफ, लॉन्ग फ्यू की छाती के शल्क टूट गए और एक भयानक घाव उसकी छाती से उसके पेट तक फैल गया। बैंग, लॉन्ग फ्यू अखाड़े से बाहर गिर गया। उसे केवल 50% शक्ति का उपयोग करके हराया गया। भीड़ ने सर्वसम्मति से निष्कर्ष निकाला कि काओमान निस्संदेह नंबर 1 था। उन्मूलन राउंड का समापन। आर्यन ने लगातार मैच जीते, जिसमें 3 हार मानना और शीर्ष 10 रैंक वाले शिष्य शाओ झान को हराना शामिल था। 10 में से 10 जीत के साथ आर्यन ने सफलतापूर्वक रैंकिंग राउंड के लिए प्रवेश किया। रैंकिंग राउंड में दाखिल होने वाले अन्य 9 खिलाड़ी काओमान, सिकोंग तू, लॉन्ग फ्यू, सन युआन, बो तियानशियांग, ली पिंग, वू, फोंगी और डोंगफांग शेंग। रैंकिंग राउंड पहला दौर। ग्रैंड एल्डर अभी भी अध्यक्षता कर रहे थे। मैच 1, फोंगी ने डोंगफांग शेंग सातवां को हराया। आर्यन की ताकत का फिर से आकलन किया गया। मैच 2, काओमान ने गुओई को हराया। मैच 3, आर्यन बनाम लीपिंग छठा। लीपिंग ने पूरी शक्ति से हमला किया। आर्यन ने पवन छाया चाल का उपयोग करके हमले से बचाव किया। आर्यन ने पृथ्वी विभाजन हथेली से हमला किया, जिससे लीपिंग पीछे हटा। लीपिंग ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आर्यन के हस्तचिन्ह को नष्ट कर दिया। आर्यन तेजी से पीछे से प्रकट हुए और एक मुक्का मारा, जिससे लीपिंग उड़ता हुआ गिर गया। आर्यन जीत गए। मैच 4, सिकोंग तू ने बो तियानशियांग को हराया। मैच 5, ड्रैगन रक्त रेखा के जागृत होने के बाद लॉन्ग फ्यू ने सन युआन को कुछ ही चालों में हराया। रैंकिंग राउंड दूसरा, तीसरा और चौथा दौर। दूसरा दौर, आर्यन बनाम डोंगफांग शेंग। डोंगफांग शेंग ने हार मान ली। तीसरा और चौथा दौर, आर्यन ने फोंगी और गुओई को हराया। पांचवा दौर, अगला मैच, आर्यन बनाम लॉन्ग फ्यू। ड्रैगन रक्त रेखा के साथ लॉन्ग फ्यू की अद्भुत शक्ति को देखते हुए आर्यन के अलावा किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह जीतेंगे। ड्रैगन लॉन्ग फ्यू के विरुद्ध युद्ध, बैटल अगेंस्ट लॉन्ग फ्यू। भीड़ की अपेक्षा। सू यू ने चिंतित होकर अपनी मासी से पूछा, क्या आर्यन यह मैच जीतेंगे? वह आर्यन का समर्थन कर रहे थे, ये सोचकर कि वे प्रतियोगिता के बाद अपना झगड़ा सुलझा लेंगे। उनकी मासी चुप थीं। दर्शकों में आम राय थी कि जागृत ड्रैगन रक्तरेखा वाला लॉन्ग फ्यू ही जीतेगा। उन्हें पहले ही दूसरे स्थान पर रखा गया था। आर्यन ने अखाड़े पर कदम रखा, जिससे सभी को उम्मीद थी कि वह हार नहीं मानेंगे। लॉन्ग फ्यू ने आत्मविश्वास से कहा, एक नए शिष्य के रूप में इतना कुछ हासिल करना वास्तव में प्रभावशाली है, लेकिन दुर्भाग्य से आप मुझसे मिले हैं। आपकी जीत का सिलसिला यही खत्म होता है। तारांकन। आर्यन ने शांत जवाब दिया, आपका बयान बहुत निरपेक्ष है। तारांकन। एक छिपी हुई चाल। लॉन्ग फ्यू तुरंत ड्रैगन रूपांतरण से गुजरना शुरू कर दिया, अपने सबसे मजबूत कौशल का प्रदर्शन किया। आर्यन गंभीर हो गए, ऐसा लगता है कि अब अपने कुछ कौशल दिखाने का समय आ गया है। तारांकन। उन्होंने मुट्ठी भींच ली और उनके हाथ में एक साधारण तारांकन परिष्कृत लोहे की लंबी तलवार प्रकट हुई। भीड़ हैरान थी, क्या सीनियर ब्रदर आर्यन तलवार का उपयोग करते हैं? एक बुजुर्ग खुशी से हंसा, हाँ, मैंने सही अंदाजा लगाया, आर्यन ने वास्तव में हमें एक बड़ा आश्चर्य दिया है। तारांकन। अखाड़े पर लॉन्ग फ्यू और आर्यन सामने खड़े थे। आर्यन ने पुष्टि की, हाँ, मैं तलवार का उपयोग करता हूँ। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने पहले इसका उपयोग क्यों नहीं किया, तो उन्होंने संक्षेप में कहा, कोई जरूरत नहीं थी। तलवार हाथ में लेकर आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उनका स्वभाव बदल गया, उनकी आंखें एक स्वर्गीय तलवार की तरह तेज थीं और एक ठंडी आभा चारों ओर फैल गई, जिससे दर्शकों में कपकपी सी दौड़ गई। तलवार खींचने की तकनीक, स्वॉर्ड ड्रॉइंग टेक्निक। बूम, लॉन्ग फ्यू ने हिलना शुरू कर दिया। जैसे ही वह चला,
पूरा अखाड़ा हिंसक रूप से कांपने लगा। वह एक महान दानव की तरह आर्यन की ओर दौड़ पड़ा। आर्यन ने अपना बायां पैर आधा कदम आगे बढ़ाया और धीरे से अपने दाएं हाथ से तलवार की मूठ पकड़ी। उनकी पूरी आभा समाहित हो गई। बुजुर्गों ने चर्चा की, ये तलवार खींचने की तकनीक स्वॉर्ड ड्राइंग टेक्निक की शुरुआत की स्थिति है। क्या उसने श्वेत रैंक मार्शल कौशल में मास्टर कर लिया है? जैसे ही लॉन्ग फेव निकट आया, 5 मीटर लॉन्ग फेव की भयानक आभा एक तूफान की तरह आर्यन के ऊपर से गुजरी। आर्यन एक देवदार के पेड़ की तरह स्थिर रहे। जैसे ही अधिकांश लोगों ने सोचा कि वो डर गए हैं, आर्यन ने अपनी तलवार खींची। ये बिजली की तरह तेज था। पफ! एक सफेद रोशनी चमकी। तेज धार के मांस को काटने की आवाज आई। लॉन्ग फेव उतनी ही तेजी से वापस चले गए जितनी तेजी से वह आए थे। उनके सीने से खून की फुहार निकल पड़ी और वह क्षैतिज रूप से उल्टे हुए चले गए। एकल तलवार से पराजक, डिफीट विद अ सिंगल स्वॉर्ड। लॉन्ग फेव की हार। बैंग! भीड़ के हैरान नेत्रों के सामने लॉन्ग फेव अखाड़े से उड़कर जमीन पर जा गिरे। उन्होंने खून खखारा और अपने सीने को घूरते रहे, जहां एक गहरा, हड्डी दिखाने वाला तलवार का घाव था। वह बाल बाल बचे थे क्योंकि आर्यन ने अंतिम क्षण में हाथ रोक लिया था। तलवार खींचने की कला का शिखर। दर्शकों और बुजुर्गों ने एकजुट होकर पहचान लिया कि आर्यन ने तलवार खींचने की तकनीक, स्वॉर्ड ड्राइंग टेक्निक का उपयोग किया था, जो एक श्वेत रैंक मार्शल कौशल है। एक बुजुर्ग ने विस्मय में कहा, तलवार खींचने की तकनीक का शिखर। तारांकन तारांकन! अन्य बुजुर्गों ने अविश्वास व्यक्त किया, ये देखते हुए कि आर्यन ने पहले से ही 2 अन्य कौशलों को उनके शिखर तक पहुंचा दिया था। लेकिन अंततः वे सहमत थे। आर्यन की प्रतिभा असाधारण है और उनकी क्षमता असीमित है। वह भविष्य में निश्चित रूप से हमारे क्विंगलिंग संप्रदाय के एक स्तंभ बनेंगे। तारांकन तारांकन! वे अगले महीने होने वाली 5 प्रमुख संप्रदायों की विनिमय बैठक में आर्यन को शामिल करने और उनकी खेती के प्रयासों को बढ़ाने की योजना बनाने लगे। छिपा हुआ खतरा। वीआईपी खंड में कई ताकतवर लोग आर्यन पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। चेन फैंग के पिता, चेन परिवार के तीसरे बुजुर्ग, वह आर्यन को नष्ट करना चाहते थे क्योंकि आर्यन ने उनके परिवार का विरोध किया था और उनके बेटे को बुरी तरह से घायल किया था। एक ईमानदार दिखने वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, ब्लड गॉड कल्ट का एक गुप्त सदस्य, उसने आर्यन को ब्लड गार्ड और गू गार्ड का हत्यारा पहचाना और तुरंत सूचना वापस भेजने और आर्यन को मारने की योजना बनाई। एक अन्य मध्यम आयु वर्ग का जोड़ा, तारांकन तारांकन सुपरिवार से, वे आर्यन को जीतना चाहते थे क्योंकि उनकी छोटी बहन ने उन्हें क्विंगलिंग संप्रदाय में शामिल होने की सिफारिश की थी। आर्यन अप्रत्याशित रूप से समर्थकों और घातक दुश्मनों दोनों का लक्ष्य बन गए थे। काओ मान की स्वीकृति। अखाड़े पर आर्यन को भीड़ से जबरदस्त समर्थन मिला। सिकोन तू और अन्य शीर्ष शिष्यों ने उन्हें खतरे के रूप में देखा। काओ मान ने भी आर्यन को एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखना शुरू कर दिया जिसे थोड़ा सम्मान दिया जाना चाहिए। ली पिंग ने डोनफांग शेंग से फुसफुसाया, आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति सामने आया है जो काओ मान का मुकाबला कर सकता है। तारांकन तारांकन! हालांकि डोनफांग शेंग ने माना कि आर्यन को अभी भी अपनी कम खेती 8वां स्तर की सघनता के कारण कमी थी। रॉकेट सिकोन तू का सफल भेद, सिकोन टूज ब्रेक थ्रू। आर्यन की जीत। 7वां राउंड। आर्यन का मुकाबला सिकोन तू से था। सिकोन तू ने आर्यन को चुनौती दी, अगर तुम काओ मान को चुनौती देना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। तारांकन तारांकन! सिकोन तू बिजली की तरह तेज गति से आगे बढ़ा। आर्यन ने तलवार की मूठ पकड़ी। क्लैंग! एक चमकदार तलवार की रोशनी झपकी। सब कुछ जम गया। सिकोन तू बीच में ही रुक गए। पफ! सिकोन तू की छाती पर एक तलवार का घाव दिखाई दिया। मैं हार गया। तारांकन तारांकन! सिकोन तू ने शांत भाव से कहा और अखाड़े से बाहर निकलने लगे। सिकोन तू का भेद। जैसे ही सिकोन तू अखाड़े से बाहर निकले, उनकी आभा अचानक बदल गई। बुजुर्ग हैरान थे। अविश्वसनीय! सिकोन तू ने आर्यन के हाथों बुरी तरह हारने के बाद वास्तव में सफलता हासिल करने का एक अवसर पाया। तारांकन तारांकन! वे समझ गए कि क्विंगलिंग संप्रदाय को एक और सच्चा शिष्य मिलने वाला था। ग्रैंड एल्डर उनकी रक्षा के लिए पहुंचे। सिकोन तू की आभा लगातार बढ़ती गई और आधे घंटे के बाद वह बाधा को तोड़कर सच्ची क्यूई क्षेत्र ट्रूची रेल्म में प्रवेश कर गए। काओ मान खुश थे। आखिरकार कोई ऐसा है जो मुझे पूरी शक्ति से लड़ने के लिए मजबूर करेगा। तारांकन तारांकन! लॉन्ग फेव, ली पिंग और अन्य लोगों ने ईर्ष्या प्रकट की। सिकोन तू और काओ मान को अब सच्चे शिष्यों के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। काओ मान बनाम सिकोन तू। 8वां राउंड। सिकोन तू बनाम काओ मान। काओ मान ने खुशी से कहा, सिकोन तू, चलो लड़ना शुरू करते हैं।
सीकोंतू ने भी जोर से जवाब दिया और शक्तिशाली ऊर्जा के साथ हमला किया। पहला वार, काओ मान की तलवार की रोशनी टकराई। सीकोंतू ने अपनी हथेली से वार को तोड़ा। दूसरा वार, काओ मान ने स्वर्ग को विभाजित करने की शक्ति के साथ एक और चमकदार वार किया। सीकोंतू ने लगातार मुट्ठी के बल से वार किया, जिससे तलवार की धार बिखर गई। वह पीछे हटे। तीसरा वार, काओ मान ने एक और भयंकर वार किया, जिससे सीकोंतू एक और कदम पीछे हट गए। दर्जनों चालों के बाद सीकोंतू पूरी तरह से विपरीत स्थिति में थे। काओ मान ने आखिरी वार किया, जिससे सीकोंतू पीछे उड़ गए और उनके मुंह के कोने से खून आने लगा। सीकोंतू ने हार मान ली। अगर हम लड़ते रहे तो मुझे चोट लग जाएगी और मेरी नई सफलता खतरे में पड़ सकती है। मैं ये लड़ाई हार गया। तारानकन तारानकन, काओ मान ने हंसते हुए कहा कि उन्होंने केवल सीकोंतू के अस्थिर क्षेत्र का फायदा उठाया था। सीकोंतू ने चेतावनी दी, इतने खुश मत होइए, आपके पास अभी भी एक शत्रु है। मुझे लगता है कि आर्यन के पास अभी भी कुछ छिपे हुए पत्ते हैं। तारानकन तारानकन, काओ मान ने उसकी बात को हल्के में ले लिया, यह विश्वास करते हुए कि आर्यन अपने 8वें स्तर के क्यूई सघनता के साथ उसे पूरी तरह से हराने के लिए पर्याप्त नहीं थे। तलवार की मंशा, अंतिम युद्ध। सीकोंतू की स्वेच्छा से हार मानने और अखाड़े से बाहर निकलने के बाद सभी की निगाहें अब अंतिम महामुकाबले पर टिकी थी। क्विंगलिंग संप्रदाय की आंतरिक शिष्य प्रतियोगिता के 9वें राउंड में 2 अजय योद्धा आमने सामने थे, आर्यन क्यूई सघनता क्षेत्र और काओ मान सच्ची क्यूई क्षेत्र। ट्रॉफी अंतिम रैंकिंग प्रतियोगिता की अंतिम लड़ाई से पहले 3रे से 10वें स्थान तक की रैंकिंग जारी की गई। स्थान शिष्य का नाम 3रा सीकोंतू, 4था सुन युवान, 5वां फांग ये, 6ठा लोंग फेव, 7वां बोत्यानिक सियो, 8वां पिंग, 9वां गुओ यी, 10वां डॉन फेंगशिंग। कई लोगों ने इन रैंकिंग पर संदेह किया, खासकर सीकोंतू के हालिया सफलता ट्रूची रैंक के बावजूद उन्हें 3रा स्थान मिलने पर। एल्डर सू की भविष्यवाणी। अखाड़े के पिछले हिस्से में सच्चे शिष्यों और बुजुर्गों का एक समूह इस अंतिम युद्ध को देखने के लिए इकट्ठा हुआ था। वे सभी काओ मान की जीत को लेकर आश्वस्त थे, क्योंकि सच्ची क्यूई क्षेत्र और क्यूई सघनता क्षेत्र के बीच के अटल अंतर को कोई नहीं पाट सकता। तभी एल्डसू, क्विंगलिंग संप्रदाय की एक अद्वितीय प्रतिभा, वहां पहुंची। जब उनसे विजेता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, आर्यन। उनका यह निश्चित उत्तर, जो उनकी अपनी सिफारिश पर आर्यन के संप्रदाय में शामिल होने के कारण माना गया, दर्शकों के बीच जिज्ञासा और भ्रम पैदा कर गया। तलवार की लड़ाई युद्ध शुरू हुआ। आत्मविश्वास से भरे काओ मान ने अपनी तलवार खींचकर आर्यन की ओर चार्ज किया। उनकी आभा एक तेज चाकू की तरह बढ़ती जा रही थी। आर्यन ने जवाब दिया। अपनी तलवार खींचने की तकनीक के साथ उन्होंने बिजली की गति से वार किया। क्लैंग, तलवारें टकराईं और चिंगारियां उड़ी। काओ मान ने एक कदम पीछे हटकर आर्यन के सबसे शक्तिशाली वार को रोक लिया। काओ मान ने अट्टहास किया, बहुत अच्छे, मैंने अपनी 80% शक्ति का उपयोग करके इसे रोक लिया। स्तर में यह अंतर इतना आसान नहीं है कि तुम इसे भर सको। सभी दर्शक काओ मान की जीत को निश्चित मान चुके थे। अंतिम पत्ता, तलवार की मंशा। जब काओ मान अपनी जीत का दावा कर रहे थे तब आर्यन मुस्कुराए और पूछा, किसने कहा कि मेरी तलवार खींचने की तकनीक ही मेरा अंतिम पत्ता है? तारानकन तारानकन, आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी तलवार घुमाई। तभी एक चौंकाने वाली घटना हुई। पूरे अखाड़े के चारों ओर शिष्यों की कमर पर लटकी हुई सभी तलवारें कांपने लगीं, मानो वे अपनी मर्जी से खींचकर बाहर उड़ने वाली हों। भीड़ में दहशत फैल गई। क्विंगलिंग संप्रदाय के बुजुर्ग और अतिथि एक साथ चिल्ला उठे, तलवार की मंशा, स्वॉर्ड इंटेंट। ये वास्तव में तलवार की मंशा है। ये कितना छोटा है, इसने तलवार की मंशा को कैसे समझा? तारानकन तारानकन, आर्यन ने अपनी वास्तविक शक्ति का प्रदर्शन कर दिया था। अब ये केवल 2 क्षेत्रों रेल्म की लड़ाई नहीं थी, बल्कि प्रतिभा और मंशा की शक्ति का परीक्षण था। टक्कर, अखाड़े का विनाश, एक तलवार से जीत, स्लेइंग द अरेना, डिफीट विद अ सिंगल स्वॉर्ड। आर्यन द्वारा तलवार की मंशा, स्वॉर्ड इंटेंट के अनावरण ने सभी को स्तब्ध कर दिया। ताइशान साम्राज्य में तलवार की मंशा को समझने वाले तलवारबाज दुर्लभ थे और हर ऐसा व्यक्ति अपने आप में एक नायक होता था। बुजुर्गों ने पुष्टि की कि आर्यन ने सच्ची तलवार की मंशा को समझा था, न कि केवल आधा कदम। एक प्रतिभा, एक सहस्राब्दी में एक बार आने वाला तलवारबाजी का प्रतिभाशाली। हाँ, तलवार की मंशा बनाम सच्ची क्यूई स्वॉर्ड इंटेंट वीज ट्रूची। अखाड़े पर तूफान। तलवार की मंशा से भरी ऊर्जा 10 मीटर से अधिक लंबी थी और अखाड़े के 10वें हिस्से को कवर कर रही थी। पहला वार, आर्यन ने अपनी तलवार की मंशा को लंबी तलवार में मिलाया और एक वार किया।
काओ मान ने अपनी पूरी शक्ति से जवाबी हमला किया। बूम! दो उल्कापिंडों के टकराने जैसा एक विशाल विस्फोट हुआ। परिणाम, काओ मान के कपड़े फटे थे और उनके चेहरे और शरीर पर 1 इंच लंबे तलवार के निशान थे। अखाड़े की जमीन पर 10 मीटर लंबा कट का निशान था। दूसरा वार, आर्यन ने कहा, मेरा एक और वार लो। ये वार बिजली की तरह तेज था। परिणाम, काओ मान की तलवार पर दरार आ गई और वह भयानक शक्ति से 10 मीटर से अधिक पीछे उड़ गए। तीसरा वार, आर्यन ने और अधिक शक्तिशाली वार किया। काओ मान ने पूरी शक्ति से लड़ना जारी रखा। बूम! स्नैप! परिणाम, काओ मान के हाथ की तलवार कई टुकड़ों में विस्फोटित हो गई। वह खून थूकते हुए पीछे उड़ गए और अखाड़े पर जोर से जा गिरे। आर्यन ने जानबूझकर अंतिम हमले को मोड़ा ताकि काओ मान को घातक चोट न लगे। अखाड़े का विनाश। जैसे ही अंतिम तलवार ऊर्जा काओ मान के पास से गुजरी, उसने एक भयंकर ध्वनि के साथ विशाल अखाड़े को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। धातु के अखाड़े में मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ गईं और अंततः वह बिखर गया। यह आंतरिक संप्रदाय प्रतियोगिता में अखाड़े को नष्ट करने वाला पहला शिष्य था। सीनियर ब्रदर आर्यन ने न केवल सीनियर ब्रदर काओ को हराया, बल्कि अखाड़े को भी नष्ट कर दिया। ये कितनी शक्तिशाली बात है। आर्यन सर्वसम्मति से आंतरिक संप्रदाय में नंबर 1 घोषित किए गए। बुजुर्गों का निर्णय। बुजुर्गों ने आर्यन की सराहना करने और उनके भविष्य के प्रशिक्षण पर चर्चा करने के लिए हंगामा किया। हालांकि थर्ड ऑफ द चेन, जो व्यक्तिगत रूप से आर्यन से नाराज थे, ने प्रयासों को रोकने की कोशिश की। अंतिम निर्णय ये था कि संप्रदाय के नियमों को नहीं तोड़ा जा सकता था, केवल सच्ची क्यूई क्षेत्र के शिष्य ही सच्चे शिष्य बन सकते थे। ग्रैंड एल्डर ने घोषणा की, आर्यन आज से भी आंतरिक शिष्य बने रहेंगे, लेकिन उन्हें सच्चे शिष्य के समान सुविधाएं मिलेंगी। तारांकन। आर्यन ने क्यूई सघनता के 8वें स्तर पर रहते हुए प्रतियोगिता जीती और एक अभूतपूर्व तलवारबाजी प्रतिभा के रूप में उभरे। मार्शल आर्ट्स तकनीकों का चयन। चूजिंग मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स। काओ मान ने अपनी हार स्वीकार कर ली। उन्होंने स्वीकार किया कि तलवार की मंशा, स्वॉर्ड इंटेंट को समझने वाला तलवारबाज वास्तव में भयानक और सबसे घातक होता है। दोनों ने भविष्य में फिर से अभ्यास करने का वादा किया। शीर्ष 10 और पुरस्कार। आंतरिक संप्रदाय प्रतियोगिता की अंतिम रैंकिंग इस प्रकार थी। स्थान शिष्य का नाम पुरस्कार पहला आर्यन जू चैन 5000 स्पिरिट स्टोन जोड़ मार्शल आर्ट्स पवेलियन के तीसरे फ्लोर में प्रवेश। दूसरा काओ मान 3000 स्पिरिट स्टोन। तीसरा सिकोन तू 2000 स्पिरिट स्टोन। चौथा 10वां अन्य 7 शिष्य 1000 स्पिरिट स्टोन। आर्यन को 5000 स्पिरिट स्टोन से अधिक मार्शल आर्ट्स पवेलियन के तीसरे फ्लोर में प्रवेश के अवसर ने उत्साहित किया। काओ मान और सिकोन तू को तुरंत सच्चे शिष्यों के रूप में पदोन्नत किया गया। उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा प्रशिक्षण कक्षों स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टिवेशन रूम तक पहुंच मिली, जहां एक दिन का प्रशिक्षण बाहर के 100 दिनों के बराबर हो सकता था। एल्डर सू का आवरण। बुजुर्गों के बीच चर्चा से पता चला कि एल्डर सू त्सुयू ने सच्ची क्यूई क्षेत्र की सीमा को तोड़कर क्यूई नियंत्रण क्षेत्र ची कंट्रोल रेल्म में प्रवेश कर लिया था, जिससे वह लियुन संप्रदाय के जियान झांग और अन्य लोगों से कहीं आगे निकल गई थी। विनिमय बैठक की तैयारी। ग्रैंड एल्डर ने घोषणा की, 5 महान संप्रदायों की त्रैवार्षिक विनिमय बैठक अगले महीने की 13 तारीख को लियुन संप्रदाय में होगी। शीर्ष 10 आंतरिक शिष्य टीम के रूप में भाग लेंगे। आर्यन की आंखों में बदले की भावना झलक आई। लियुन संप्रदाय का नाम सुनकर उन्हें तुरंत याद आया, किंग किंगरू। करीब 1 साल बाद वह उसे फिर से देखने जा रहे थे। मार्शल आर्ट्स पवेलियन का तीसरा फ्लोर। अगले दिन आर्यन सम्मानपूर्वक मार्शल आर्ट्स पवेलियन के तीसरे फ्लोर पर गए। उन्हें सच्चे शिष्य की समान सुविधाएं मिली, लेकिन इसका उपयोग करने के लिए उन्हें पर्याप्त पॉइंट्स की आवश्यकता थी। तीसरे फ्लोर पर सैकड़ों मार्शल आर्ट्स मैनुअल थे, जिनमें से सभी कम से कम निम्न स्तरीय श्वेत रैंक के थे। आर्यन ने मुफ्त में एक मैनुअल चुनने के लिए स्कैन करना शुरू कर दिया। आर्यन ने विचार किया, खेती विधि कल्टिवेशन मेथड, डेवोरिंग हेवन सम्राट तकनीक, डिवाउरिंग हेवन एम्परर टेक्निक के कारण उन्हें किसी और की जरूरत नहीं थी। कमी, हमले की तकनीक, ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज की कमी थी। स्वॉर्ड ड्रॉइंग टेक्निक में केवल एक चाल थी। उन्होंने विभिन्न तकनीकों का मूल्यांकन किया। 3 फ्लावर स्वॉर्ड टेक्निक, 3 फ्लावर स्वॉर्ड टेक्निक, निम्न स्तरीय श्वेत रैंक। विंड एंड थंडर पाम, निम्न स्तरीय श्वेत रैंक। 13 स्वॉर्ड्स ऑफ लोन पीक, 13 स्वॉर्ड्स ऑफ लोन पीक, निम्न स्तरीय श्वेत रैंक। सेक्रेड हॉट स्वॉर्ड टेक्निक, सेक्रेड हार्ट स्वॉर्ड टेक्निक, मध्य स्तरीय श्वेत रैंक। ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड, मध्य स्तरीय श्वेत रैंक। आर्यन ने अब अपने हमले की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त तलवारबाजी या मार्शल आर्ट चुनने पर ध्यान केंद्रित किया। मिशन,
ब्लड ब्लेड ली हैंग का शिकार मिशन, हंटिंग डाउन ब्लड ब्लेड ली हैंग। तीव्र पवन तलवार तकनीक का चयन। मार्शल आर्ट्स पवेलियन के तीसरे फ्लोर पर आर्यन ने एक दुर्लभ और उच्च स्तरीय तकनीक खोजी। तीव्र पवन तलवार तकनीक, स्विफ्ट विंड स्वॉर्ड टेक्निक, उच्च स्तरीय श्वेत रैंक, एडवांस शैन रैंक। इस तकनीक में 10 रूप थे जो गति और भयंकरता पर केंद्रित थे। आर्यन ने इस तकनीक को चुना क्योंकि यह उनकी शक्ति की समझ के अनुकूल थी और पवेलियन में कुछ उच्च स्तरीय श्वेत रैंक तकनीकों में से एक थी। संरक्षक बुजुर्ग ने चेतावनी दी, उच्च स्तरीय श्वेत रैंक कठिन होती है और समय बर्बाद हो सकता है। तुम्हें सोच समझकर चुनना चाहिए। तारांकन। आर्यन का आत्मविश्वास। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पूरा भरोसा है। तारांकन क्योंकि हेवनली एम्परर्स पैलेस में एक दिन बाहर के 10 साल के बराबर था, उसके पास अनंत समय था। अगले दिन आर्यन मार्शल आर्ट्स पवेलियन में वापस आए और संरक्षक बुजुर्ग को मैनुअल लौटा दिया। बुजुर्ग ने धारणा बनाई, क्या तुमने हार मान ली? तारांकन। आर्यन ने कहा, नहीं बुजुर्ग, ये तकनीक मुझे अच्छी लगती है और मैंने इसे याद कर लिया है। मैं मिशन पर जा रहा हूँ। तारांकन। आर्यन ने वास्तव में केवल एक रात में तीव्र पवन तलवार तकनीक के 7वें रूप में मास्टर कर लिया था। संरक्षक बुजुर्ग को लगा कि आर्यन ने उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया है और निराश हो गए। मिशन हॉल में प्रवेश। आर्यन को सच्चे शिष्य के समान लाभ मिल रहे थे, लेकिन इनके लिए पॉइंट्स की आवश्यकता थी। मार्शल आर्ट्स पवेलियन के तीसरे फ्लोर में प्रवेश के लिए भी 3000 पॉइंट्स चाहिए थे। आर्यन मिशन हॉल पहुंचे। मिशन 9 स्तरों में विभाजित थे। स्तर 7 से 9 सच्चे शिष्यों के लिए उपयुक्त थे। मिशन बोर्ड पर चर्चा। शिष्य उच्च स्तरीय मिशनों और वांटेड सूची के खतरनाक अपराधियों पर चर्चा कर रहे थे, जैसे घोस्ट आई लियू जियान और मेंग चोंग, जिसने हाल ही में 2 सच्चे शिष्यों को मारा था। आर्यन ने कम पुरस्कारों वाले मिशनों को छोड़ दिया क्योंकि उनके लिए 100 पॉइंट बहुत कम थे। खूनी ब्लेड ली हैंग का मिशन। अचानक एक शिष्य चिल्लाया, ब्लड ब्लेड ली हैंग अभी भी जीवित है। उसका इनाम बहुत बढ़ गया है। तारांकन। आर्यन ने देखा। मिशन ब्लड ब्लेड शैतान ब्लड ब्लेड फीन का शिकार करें। अपराध अक्षमा योग्य अपराध, गांवों का नरसंहार। ताकत सच्ची क्यूई क्षेत्र का पहला स्तर। स्थान 1000 मेपल टाउन। कठिनाई स्तर 7। पुरस्कार 30,000 निम्न श्रेणी स्पिरिट स्टोन और 3000 संप्रदाय पॉइंट्स। आर्यन ने मिशन को स्वीकार किया। तेज आवाज के साथ आर्यन ने ब्लड ब्लेड ली हैंग का शिकार करने वाला मिशन पर्ची को फाड़कर निकाल लिया। शिष्यों ने आर्यन को पहचाना और उत्साहित हो गए, लेकिन आर्यन भीड़ के इकट्ठा होने से पहले ही मिशन हॉल से बाहर निकल गए। आर्यन ने अपनी पहली महत्वपूर्ण मिशन, एक स्तर 7 का मिशन जिसमें सच्ची क्यूई क्षेत्र के एक खतरनाक अपराधी का शिकार करना है, स्वीकार कर लिया है। पशु नियंत्रण संप्रदाय का शिष्य और स्वप्नभक्षी भेड़िया, बीस्ट टेमिंग सेक्ट डिसाइपल एंड ड्रीम ईटिंग वुल्फ। 1000 मेपल टाउन में आगमन। 2 दिन की यात्रा के बाद आर्यन ज़ुचेन रात होने से ठीक पहले 1000 मेपल टाउन पहुंचे। उन्होंने कस्बे के एकमात्र सराय इन के बाहर अपना घोड़ा बांधा, यह मानते हुए कि वांटेड अपराधी ब्लड ब्लेड ली हैंग वहीं छिपा होगा। सराय के अंदर आर्यन ने सावधानी से 3 तालिकाओं पर बैठे लोगों का निरीक्षण किया। उनकी नज़र तीसरी मेज पर बैठे एक घायल चेहरे वाले कद्दावर आदमी पर पड़ी। दागदार आदमी ने अचानक पूछा, तुम कौन हो? मुझे क्यों घूर रहे हो? तारांकन। आर्यन की सूक्ष्म अवलोकन क्षमता को भांपकर आर्यन समझ गए कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है। आर्यन ने सीधे पूछा, ब्लड ब्लेड ली हैंग, आपका चेहरा वांटेड पोस्टर से अलग क्यों है? तारांकन। दागदार आदमी ने गुस्से में अपनी शराब का प्याला तोड़ दिया और हंसते हुए स्वीकार किया, मैं ली हैंग, ब्लड ब्लेड हूँ। तुम नौजवान किस संप्रदाय के शिष्य हो? तारांकन। आर्यन ने जवाब दिया, क्विंगलिंग संप्रदाय। तारांकन। ली हैंग ने आर्यन को तुच्छ समझते हुए हमला करने की तैयारी की। पशु नियंत्रण संप्रदाय का हस्तक्षेप। तभी पशु नियंत्रण संप्रदाय, बीस्ट टेमिंग सेक्ट का एक नीले कपड़ों में युवा शिष्य सराय में दाखिल हुआ। उसने अहंकारी ढंग से आर्यन को वहां से जाने का आदेश दिया। ली हैंग ने तुरंत नीले वस्त्रधारी युवक को अधिक खतरनाक मानते हुए उस पर हमला कर दिया। बैंग! ली हैंग ने नीले वस्त्रधारी युवक को सराय से बाहर धकेल दिया और दोनों के बीच सड़क पर एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। तभी एक लाल फर वाला विशाल भेड़िया गरजा। ये स्वप्नभक्षी भेड़िया, ड्रीम ईटिंग वुल्फ था, जो एक 4थे स्तर का राक्षसी पशु था, जिसकी शक्ति सच्ची क्यूई क्षेत्र के पहले स्तर के बराबर थी।
युवक और भेड़िए ने मिलकर ली हेंग पर हमला किया, जिससे शहर में व्यापक विनाश हुआ। भेड़िए का विश्वासघात। आर्यन ने दूर से देखा और निष्कर्ष निकाला कि पशु नियंत्रण एक माध्यमिक पद था और कमजोर बल के साथ नियंत्रित किए गए राक्षसी पशु मालिक के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा करते हैं। जैसा कि आर्यन ने भविष्यवाणी की थी, स्वप्नभक्षी भेड़िए ने अचानक नीले वस्त्रधारी युवक की ओर मुड़कर उसका दायां हाथ नोच डाला। ली हेंग ने इस अवसर का फायदा उठाया और एक ही बार में युवक को ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़ों में काट डाला। युवक की मृत्यु के बाद स्वप्नभक्षी भेड़िए ने उसका आधा सिर काटकर उसका दिमाग खा लिया। ली हेंग अब एक नए दुश्मन स्वप्नभक्षी भेड़िया के सामने था। आर्यन का निर्णायक वार। आर्यन ने इस गतिरोध को तोड़ा और लड़ाई में शामिल हो गए। ली हेंग ने क्रोधित होकर कहा, तुम भागे क्यों नहीं? तारांकन तारांकन। आर्यन, तुम अभी तक मरे नहीं हो, तो मैं क्यों जाऊं? तारांकन तारांकन। ली हेंग ने अपनी सबसे शक्तिशाली चाल रिवर्स ऑफ ब्लड से हमला किया। रक्तलाल तलवार ऊर्जा आर्यन के भागने के सभी रास्ते बंद करते हुए नीचे आई। आर्यन ने अपने हाथ में स्पिरिट तलवार अजूर डेमन स्वॉर्ड प्रकट की। क्लैंग। आर्यन ने अपनी तलवार खींची। एक ठंडी रोशनी बिजली की गति से चमकी। पहला प्रभाव, रक्तलाल तलवार ऊर्जा विस्फोटित होकर बिखर गई। दूसरा प्रभाव, ली हेंग की प्रसिद्ध रक्तलाल तलवार अचानक टूट गई, 2 टुकड़ों में गिरकर जमीन पर आवाज करती रही। एक ही झटके में आर्यन ने ब्लड ब्लेड ली हेंग को निहत्था कर दिया। पशु नियंत्रण थैला और टोकन बीस्ट टेमिंग बैग, बीस्ट टेमिंग टोकन। ब्लड ब्लेड का अंत। आर्यन की स्वॉर्ड ड्राइंग टेक्निक स्पिरिट वेपन अजूर डेमन स्वॉर्ड के साथ ब्लड ब्लेड ली हेंग के लिए घातक सिद्ध हुई। जैसे ही ली हेंग की प्रसिद्ध तलवार 2 टुकड़ों में गिरी, एक लाल रेखा उनके गले पर दिखाई दी। टिक-टॉक, खून की एक बूंद गिरी और अगले ही पल ली हेंग का सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर लुढ़क गया। आर्यन ने देखा, स्पिरिट तलवार के कारण उनकी युद्ध शक्ति में 30% की वृद्धि हुई थी, जो सच्ची क्यूई क्षेत्र के पहले स्तर के योद्धा को मारने के लिए पर्याप्त थी। स्वप्नभक्षी भेड़िया का सपना। स्वप्नभक्षी भेड़िए ड्रीम ईटिंग वुल्फ ने आर्यन को ली हेंग को इतनी आसानी से मारते हुए देखा तो उसकी आंखों में डर आ गया। भेड़िया ने अपनी तीसरी आंख खोली और आर्यन को एक भ्रम ड्रीम में फंसा लिया। आर्यन ने खुद को विशाल स्वप्नभक्षी भेड़ियों से घिरे एक घास के मैदान में पाया। आर्यन को जल्दी ही एहसास हुआ, ये वास्तविकता नहीं है, ये स्वप्नभक्षी भेड़िए की विशेषता है। तारांकन तारांकन। आर्यन अपनी तलवार की मंशा के कारण भ्रम से तुरंत बाहर आ गए। बाहर केवल एक पल बीता था। जब भेड़िया ने आर्यन का गला काटने के लिए छलांग लगाई तो आर्यन ने आंखें खोली और अपनी तलवार से वार किया। भेड़िया घायल होकर पास के एक मलबे में जा गिरा। नए उपकरण और एक नया पालतू जानवर। आर्यन ने मरे हुए नीले वस्त्रधारी युवक से एक स्टोरेज रिंग और एक पशु नियंत्रण थैला बीस्ट टेमिंग बैग निकाल लिया। पशु नियंत्रण थैला, ये जीवित प्राणियों को रख सकता है। एक उपयोगी खोज। पशु नियंत्रण टोकन बीस्ट टेमिंग टोकन। स्टोरेज रिंग के अंदर आर्यन को ये टोकन मिला, जिससे वह स्वप्नभक्षी भेड़िए को अपने युद्ध पालतू जानवर के रूप में नियंत्रित कर सकते थे। आर्यन की दुविधा। हालांकि स्वप्नभक्षी भेड़िया एक शीर्ष स्तरीय चौथा ऑर्डर दानव जानवर था, आर्यन ने युवक पर हुए विश्वासघात को याद किया। निर्णय, आर्यन ने इसे वश में करने का फैसला किया। घायल भेड़िया व्यवहारिक था और स्वेच्छा से समर्पण कर दिया। आर्यन ने टोकन को परिष्कृत रिफाइन किया। अब अगर भेड़िया ने पलटवार करने की कोशिश की तो आर्यन एक विचार से उसकी आत्मा को नष्ट कर सकते थे। ब्लड ब्लेड की असली पहचान। आर्यन ने ली हेंग के सिर को मिशन के सबूत के तौर पर लेने के लिए उसके शरीर के पास पहुंचे। जब उन्होंने चेहरा छुआ तो उन्हें एहसास हुआ कि यह इंसानी त्वचा का मास्क ह्यूमन स्किन मास्क था। मास्क हटाने के बाद ली हेंग का असली चेहरा वांटेड पोस्टर से हूबहू मिलता था। आर्यन ने मास्क को सावधानी से रखा, यह एक जादुई कलाकृति से भी अधिक मूल्यवान था। आर्यन ने ली हेंग के सिर को कपड़े में लपेटा और वापस संप्रदाय की ओर चल पड़े। आर्यन ने सफलतापूर्वक अपना पहला स्तर 7 का मिशन पूरा कर लिया है, एक शक्तिशाली दानव जानवर ड्रीम ईटिंग वुल्फ को वश में कर लिया है और एक मूल्यवान जादुई वस्तु ह्यूमन स्किन मास्क प्राप्त कर ली है। अदम्य रक्त देवता पंथ, द अनयील्डिंग ब्लड गॉड कल्ट। संसाधनों का संगठन। घोड़े पर सवार होते हुए आर्यन ने अपने मिशन के संसाधनों को व्यवस्थित किया। ब्लड ब्लेड ली हेंग का संग्रह। फान बाओ ने आर्यन को कहा, तुम्हारी ताकत काफी नहीं है कि तुम सबको तुच्छ समझो। तारांकन तारांकन। आर्यन ने शांत भाव से जवाब दिया, अगर मैं तुम्हें 5 चालों के भीतर नहीं हरा पाया तो मैं स्वयं हार मान लूंगा।
इस घोषणा ने सभी को चौंका दिया। अधिकांश शिष्यों ने आर्यन की शर्त को अहंकार और अविवेकी माना। लड़ाई, पहली और दूसरी तलवार। फान बाओ ने अपनी पहली चाल में पूरी ताकत से हमला किया, एक आध्यात्मिक ऊर्जा मुक्का मोहर जो आगे बढ़ा। पहली तलवार, आर्यन ने अपनी पूरी जमा की हुई शक्ति से हमला किया, तलवार ऊर्जा मुक्के से टकराई। बूम, एक जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिससे अखाड़ा टूटकर बिखर गया। आर्यन दर्जनों मीटर पीछे हट गए। दूसरी तलवार, आर्यन ने पीछे हटते हुए आंधी लेकिन बारिश नहीं, रेजिंग विंड विदाउट रेन से जवाबी हमला किया। फान बाओ चिल्लाया और एक शक्तिशाली मुक्के से तलवार ऊर्जा को सीधे तोड़ दिया। वह आश्चर्यचकित थे कि इस तलवार की शक्ति सच्ची क्यूई क्षेत्र के दूसरे स्तर के करीब थी। लड़ाई, तीसरी तलवार। आर्यन ने एक और वार किया। तेज हवा बारिश में बदल जाती है। तारानकन तारानकन, द फियर्स विंड टर्न्स इनटू रेन। द्वितीय एल्डर ने चीख कर कहा। ये तीव्र पवन तलवार तकनीक का नौवां रूप था। आर्यन ने इतने कम समय में नौवें रूप में महारत हासिल कर ली थी, वही कसूर था। फान बाओ को लगा कि तलवार की शक्ति भयानक है। उसने अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति लगाकर मुक्का मारा। परिणाम, डोमिनेंट मुक्का टूट गया। फान बाओ ने खून थूका और बचे हुए तलवार ऊर्जा के बल से पीछे उड़ गए। आर्यन ने 3 चालों में ही फान बाओ को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। जेड पवेलियन में पवन, द विंड फिल्स द जेड पवेलियन। फान बाओ का संकल्प। आर्यन सू चैन की तीसरी तलवार के बाद फान बाओ घायल थे और हार के करीब थे। उनका रुख अहंकार से बदलकर अस्तित्व की लड़ाई में बदल गया। उन्होंने खुद को याद दिलाया कि वह हार नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे उनकी गरिमा चली जाएगी। फान बाओ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को चरम सीमा तक जलाया, जिससे उनके शरीर के पीछे एक उग्र, पंजे वाला अग्नि ड्रैगन, फायर ड्रैगन बन गया। ज्वलंत ड्रैगन मुक्का, फ्लेमिंग ड्रैगन फिस्ट। तारानकन तारानकन, फान बाओ का उच्च स्तरीय श्वेत रैंक का अंतिम दांव। अग्नि ड्रैगन ने एक भयंकर दहाड़ के साथ आर्यन की ओर झपट्टा मारा। लड़ाई, चौथी तलवार, अंतिम चाल। आर्यन शांत थे। उन्हें पता था कि उनकी 10वीं तलवार तकनीक सच्ची क्यूई क्षेत्र के तीसरे स्तर के करीब थी। जेड पवेलियन में पवन, विंड फिल्स द जेड पवेलियन। तारानकन तारानकन, तीव्र पवन तलवार तकनीक का 10वां और अंतिम रूप। आर्यन ने एक सरल, सीधा वार किया। तलवार के साथ एक आकाशीय महल की ब्रह्म छवि, फैंटम इमेज ऑफ अ सेलेस्टियल पैलेस प्रकट हुई। परिणाम, तलवार ऊर्जा आकाशीय महल की ब्रह्म छवि के ऊपर से गुजरी और अग्नि ड्रैगन से टकराई। अग्नि ड्रैगन को दर्दनाक दहाड़ के साथ टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। तलवार ऊर्जा, हालांकि 1/3 कम हो गई, ने फान बाओ पर घातक रूप से वार किया। द्वितीय एल्डर का हस्तक्षेप। नाजुक क्षण में द्वितीय एल्डर ने हस्तक्षेप किया। वह फान बाओ के सामने हवा में प्रकट हुए और घातक तलवार ऊर्जा को अवरुद्ध करने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। हालांकि वो पूरी तरह से बचाव नहीं कर सके। तलवार ऊर्जा के छोटे टुकड़ों ने फान बाओ को घेर लिया। पुफ पुफ पुफ, फान बाओ के शरीर पर अनगिनत छोटे घाव हो गए और वह खून थूकते हुए ढह गए। उनकी सांसें तेजी से कम हो गईं और उनकी लड़ाई करने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो गई। आर्यन ने केवल 4 चालों में सच्ची क्यूई क्षेत्र के दूसरे स्तर के एक सच्चे शिष्य को हरा दिया। भीड़ की प्रतिक्रिया, डर और आश्चर्य। शिष्यों ने एकमत से आर्यन को अत्यधिक अद्भुत, टू मॉन्स्ट्रस और अद्वितीय प्रतिभाशाली, पियरलेस प्रोडिजी घोषित किया। भविष्य की संभावनाएं। कुछ सच्चे शिष्यों ने भी यह स्वीकार किया कि आर्यन में ताइशांग राज्य, टाइशांग किंगडम से आगे निकलकर विशाल रेगिस्तानी क्षेत्र, डेसोलेट रीजन के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों से प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है। यहाँ तक कि ईर्ष्यालु शिष्य भी आर्यन को सीधे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उन्होंने अभी तक अपने सभी पत्ते नहीं खोले होंगे। आर्यन ने अब संप्रदाय में अपनी स्थिति को एक आंतरिक शिष्य से एक अविश्वसनीय प्रतिभा के रूप में बदल दिया है, जो सच्चे शिष्यों को आसानी से हरा सकता है। फान बाओ ने आर्यन को कहा, तुम्हारी ताकत काफी नहीं है कि तुम सबको तुच्छ समझो। तारानकन तारानकन, आर्यन ने शांत भाव से जवाब दिया, अगर मैं तुम्हें 5 चालों के भीतर नहीं हरा पाया तो मैं स्वयं हार मान लूंगा। इस घोषणा ने सभी को चौंका दिया। अधिकांश शिष्यों ने आर्यन की शर्त को अहंकार और अविवेकी माना। लड़ाई, पहली और दूसरी तलवार। फान बाओ ने अपनी पहली चाल में पूरी ताकत से हमला किया, एक आध्यात्मिक ऊर्जा मुक्का मोहर जो आगे बढ़ा। पहली तलवार, आर्यन ने अपनी पूरी जमा की हुई शक्ति से हमला किया, तलवार ऊर्जा मुक्के से टकराई। बूम, एक जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिससे अखाड़ा टूटकर बिखर गया। आर्यन दर्जनों मीटर पीछे हट गए। दूसरी तलवार, आर्यन ने पीछे हटते हुए आंधी लेकिन बारिश नहीं, रेजिंग विंड विदाउट रेन से जवाबी हमला किया।
फान बाओ चिल्लाया और एक शक्तिशाली मुक्के से तलवार ऊर्जा को सीधे तोड़ दिया। वह आश्चर्यचकित थे कि इस तलवार की शक्ति सच्ची क्यूई क्षेत्र के दूसरे स्तर के करीब थी। लड़ाई। तीसरी तलवार। आर्यन ने एक और वार किया। तेज हवा बारिश में बदल जाती है। तारानकन तारानकन, द फियर्स विंड टर्न्स इनटू रेन। द्वितीय एल्डर ने चीख कर कहा। ये तीव्र पवन तलवार तकनीक का नौवां रूप था। आर्यन ने इतने कम समय में नौवें रूप में महारत हासिल कर ली थी, वही कसूर था। फान बाओ को लगा कि तलवार की शक्ति भयानक है। उसने अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति लगाकर मुक्का मारा। परिणाम, डोमिनेंट मुक्का टूट गया। फान बाओ ने खून थूका और बचे हुए तलवार ऊर्जा के बल से पीछे उड़ गए। आर्यन ने 3 चालों में ही फान बाओ को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। जेड पवेलियन में पवन, द विंड फिल्स द जेड पवेलियन। फान बाओ का संकल्प। आर्यन जू चैन की तीसरी तलवार के बाद फान बाओ घायल थे और हार के करीब थे। उनका रुख अहंकार से बदलकर अस्तित्व की लड़ाई में बदल गया। उन्होंने खुद को याद दिलाया कि वह हार नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे उनकी गरिमा चली जाएगी। फान बाओ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को चरम सीमा तक जलाया, जिससे उनके शरीर के पीछे एक उग्र, पंजे वाला अग्नि ड्रैगन, फायर ड्रैगन बन गया। ज्वलंत ड्रैगन मुक्का, फ्लेमिंग ड्रैगन फिस्ट। तारानकन तारानकन, फान बाओ का उच्च स्तरीय श्वेत रैंक का अंतिम दांव। अग्नि ड्रैगन ने एक भयंकर दहाड़ के साथ आर्यन की ओर झपट्टा मारा। लड़ाई। चौथी तलवार। अंतिम चाल। आर्यन शांत थे। उन्हें पता था कि उनकी 10वीं तलवार तकनीक सच्ची क्यूई क्षेत्र के तीसरे स्तर के करीब थी। जेड पवेलियन में पवन, विंड फिल्स द जेड पवेलियन। तारानकन तारानकन, तीव्र पवन तलवार तकनीक का 10वां और अंतिम रूप। आर्यन ने एक सरल, सीधा वार किया। तलवार के साथ एक आकाशीय महल की ब्रह्म छवि, फैंटम इमेज ऑफ अ सेलेस्टियल पैलेस प्रकट हुई। परिणाम, तलवार ऊर्जा आकाशीय महल की ब्रह्म छवि के ऊपर से गुजरी और अग्नि ड्रैगन से टकराई। अग्नि ड्रैगन को दर्दनाक दहाड़ के साथ टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। तलवार ऊर्जा, हालांकि 1/3 कम हो गई, ने फान बाओ पर घातक रूप से वार किया। द्वितीय एल्डर का हस्तक्षेप। नाजुक क्षण में द्वितीय एल्डर ने हस्तक्षेप किया। वह फान बाओ के सामने हवा में प्रकट हुए और घातक तलवार ऊर्जा को अवरुद्ध करने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। हालांकि वो पूरी तरह से बचाव नहीं कर सके। तलवार ऊर्जा के छोटे टुकड़ों ने फान बाओ को घेर लिया। पुफ पुफ पुफ, फान बाओ के शरीर पर अनगिनत छोटे घाव हो गए और वह खून थूकते हुए ढह गए। उनकी सांसें तेजी से कम हो गईं और उनकी लड़ाई करने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो गई। आर्यन ने केवल 4 चालों में सच्ची क्यूई क्षेत्र के दूसरे स्तर के एक सच्चे शिष्य को हरा दिया। भीड़ की प्रतिक्रिया। डर और आश्चर्य। शिष्यों ने एकमत से आर्यन को अत्यधिक अद्भुत, टू मॉन्स्ट्रस और अद्वितीय प्रतिभाशाली, पियरलेस प्रोडिजी घोषित किया। भविष्य की संभावनाएं। कुछ सच्चे शिष्यों ने भी यह स्वीकार किया कि आर्यन में ताइशांग राज्य, टाइशांग किंगडम से आगे निकलकर विशाल रेगिस्तानी क्षेत्र, डेसोलेट रीजन के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों से प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है। यहाँ तक कि ईर्ष्यालु शिष्य भी आर्यन को सीधे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उन्होंने अभी तक अपने सभी पत्ते नहीं खोले होंगे। आर्यन ने अब संप्रदाय में अपनी स्थिति को एक आंतरिक शिष्य से एक अविश्वसनीय प्रतिभा के रूप में बदल दिया है, जो सच्चे शिष्यों को आसानी से हरा सकता है। कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। सब्सक्राइब करो एपी नोवेल नेस्ट और चलो अगली कहानी की तरफ।